कैसा हो अगर कोई तुम्हारे वाइफ को मार दे, और वो भी जब वो प्रेग्नेंट हो। तो ये कहानी है इस बंदे की, जिसका नाम है रेड शर्ट। और ये कोई नॉर्मल ऑफिस वर्कर नहीं है। ये इंसान कोरिया के टॉप असैसिन में से एक है, जिससे पूरी कंट्री डरती थी। पर इसे अपने जॉब पसंद नहीं थी और अपने वाइफ के लिए वो इस माफिया कंपनी को छोड़ देता। पर इससे उसके बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको रेड शर्ट के वाइफ को मारने का ऑर्डर देता है। एमसी को जब ये न्यूज मिलती है तो वो सबसे पहले अपने वाइफ को बचाने के लिए अपने घर जाता है। पर वहां उसके वाइफ के जगह उसे माफिया गैंग मेंबर मिलते हैं, जिन्होंने उसके वाइफ को मार दिया। ये न्यूज सुनते ही रेड शर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां पर आए हर किसी को जान से मार देता है। और तभी उसका खून से सना शर्ट देखकर हमें पता चलता है कि उसे रेड शर्ट क्यों बोलते हैं। और अब वो अपने कंपनी से उसके वाइफ के डेथ का बदला लेना चाहता है। हमारी स्टोरी के स्टार्ट में हमें कुछ लोग दिखते हैं जो किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सब मिलकर बस एक इंसान के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। वो इंसान उनके ही कंपनी का मेंबर है और वो सब उसे रेड शर्ट नाम से बुला रहे हैं। सर, मुझे ये जॉब छोड़नी है। एमसी की बात सुनती ही एक ओल्ड इंसान अपनी नाइफ निकालता है। सर, अगर आप ऑर्डर दो तो मैं इसे यही खत्म कर दूंगा। पर कोई कुछ कर इससे पहले बॉस उन सबको रोक लेता है। उसे जाने दो, मुझे मेरे कंपनी में कोई खून खराबा नहीं देखना है। अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बस दिखती है जिसमें एमसी बैठा हुआ है। टेंशन मत लो, मैं घर ही आ रहा हूं। वैसे हमारा बच्चा कैसा है? तभी दूसरे साइड से उसकी वाइफ फोन पर बोलती है, हमारा बेटा, वो तो मेरे पेट में कब से लात मार रहा है। लगता है मुझसे ज्यादा ये तुम देखना चाहता है। तभी दूसरे साइड एमसी अपने बच्चे के फोटोज देख ही रहा था कि उतने में उसकी रिंग शाइन करती है और हमें दिखता है उसके पीछे एक इंसान नाइफ लेकर खड़ा है। तभी वो इंसान एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी उसके अटैक से बच जाता है। वहीं पर बाकी सब लोग उस इंसान को देखकर डर जाते हैं। कोई पुलिस को कॉल करो, यहां पर एक साइको है। पर तभी वो इंसान बोलता है, मैं तुम जैसे चूतिया लोगों को मारा नहीं चाहता, तो तुम सब यहां से जा सकते हो, बस इसे छोड़ के। उतने में उस साइको की वार्निंग सुनकर सब लोग उस बस से भाग जाते। तभी उनके जाते ही वो साइको एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी उसका अटैक डोज कर लेता है और उस साइको का हाथ पकड़ लेता है और एक पंच मारता है। उस पंच से उसके मुंह से खून आने लगता है, पर एमसी वहीं नहीं रुकता और फिर से और पंच मारता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। ओए, तू कौन है और तूने मुझ पर अटैक क्यों किया? एमसी का सवाल सुनकर वो साइको हंसने लगता है। अबे साल, तुझे सच में लगा कि तू जॉब छोड़ देगा और कोई तुझे कुछ नहीं करेगा? अब तू ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, कंपनी वाले आते ही होंगे तेरे लिए। उसकी बात सुनकर एमसी पहले अपने वाइफ को कॉल करता है और उसकी वाइफ फोन नहीं उठाती। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी की वाइफ दिखती है जो एमसी के लिए खाना बना रही है। पर उतने में कोई तो उसके दरवाजे पर आता है। उसे लगता है एमसी वापस आ गया है और वो दरवाजा ओपन करने जाती है। पर जैसे ही वो दरवाजा ओपन करती है, वहां पर कोई और ही होता है और उसे देखकर एमसी की वाइफ बहुत डर जाती है और वो पीछे भागने जाती है, पर गलती से वहीं पर गिर जाती है। उतने वो इंसान एमसी के वाइफ को पकड़ लेता है। तभी हमें दूसरे साइड एमसी दिखता है जो भागते भागते अपने घर पहुंच गया है। उसका फेस देखकर हम सब सकते ही कि वो बहुत डरा हुआ है। पर वो जैसे ही अपने घर का दरवाजा ओपन करके उसमें जाता है तो दरवाजे के पास ही उसे खून के निशान दिखते हैं। वो देखकर एमसी शॉक हो जाते हैं। पर तभी एमसी को वो निक फ्यूरी जैसा इंसान आवाज देता है, अबे रेड शर्ट, तू यहां तक जिंदा पहुंच गया, और वो भी इतने जल्दी। और एक बात तूने मुझे कभी बताया नहीं कि तेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उतने में एमसी अपने साइड में देखता है तो उसे वहां पर बहुत सारा खून दिखता है। क्या इस सब के बारे में प्रेसिडेंट को पता है? एमसी का सवाल सुनकर निक फ्यूरी बोलता है, अरे प्रेसिडेंट को मुझे कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है वो क्या चाहते हैं। पर वो छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है वो औरत अभी तक जिंदा है या मर गई होगी? ये सुनकर एमसी को बहुत गुस्सा आता है। पर तभी बहुत सारे लोग उसे मारने के लिए उसके तरफ आते हैं। पर एमसी बिना कुछ सोचे उन्हें मारने लगता है
और इस टाइम पर वो जॉन विक के जैसे उन सबको मारने लगता है। पर तभी एक बंदा उसे किक मारता है। उस किक से एमसी दूसरे रूम में चला जाता है और उसके पीछे वो सब भी उस रूम में घुस जाते हैं। पर कुछ ही टाइम में एमसी उस रूम से बाहर आता है तो उसका शर्ट पूरा रेड हो गया था, क्योंकि उसके पूरे शर्ट पर उन सब लोगों का खून लगा था। उसे देखकर निक फ्यूरी शॉक हो जाता है। अब मैं समझा क्यों सब तुम्हें रेड शर्ट बुलाते हैं। चल फिर देखते हैं तू मेरे खिलाफ कैसे फाइट करता है। इतना बोलकर वो दोनों के दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जहां पर निक एमसी पर अटैक करता है। पर एमसी उसका अटैक डोज कर लेता है और निक नाओ अटैक करता है, पर निक भी उसका अटैक डोज कर लेता है और वो फिर से एमसी पर अटैक करता है। उस अटैक से एमसी के राइट हाथ पर एक कट लगता है, पर एमसी इस सब पर ध्यान नहीं देता और निक को उठा के फ्लोर पर पटक देता है और एमसी उस पर और एक अटैक करता है, पर निक उसका अटैक डोज कर लेता है और एमसी पर फिर से अटैक करता है, पर एमसी उसका अटैक इस बार ब्लॉक कर लेता है। पर तभी हमें दिखता है कि निक फ्यूरी के गर्दन से खून निकलने लगता है। निक उस खून को रोकने के लिए अपने गर्दन पर एक हाथ रखता है और दूसरे हाथ से एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी उसके अटैक डोज कर लेता है। पर उतने में निक के मुंह से और खून निकलने लगता है। अबे साले, तूने मेरे गर्दन पर कब अटैक किया? एमसी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे जोर से थप्पड़ मारता है। उसके थप्पड़ से निक बहुत दूर जाके गिरता है और फिर एमसी उससे बिना कुछ पूछे या जाने उसे मार देता है। तभी हमें दूसरे साइड उसके घर की हालत दिखती है, जहां पर सब जगह पर बहुत सारे लोग मर पड़े हैं और उनके बीच एमसी अकेला बाकी है। और वो उस घर में बिताए अपने अच्छे पल याद करता है, जैसे कि कैसे उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी और कैसे वो दोनों उनके बच्चे का वेट कर रहे थे। पर अब उसी घर में उसकी वाइफ मरी पड़ी है। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्यूनरल होम दिखता है, जहां पर एमसी खड़ा है और तभी वो फोन पर कॉल करके बोलता है, आपका स्टाफ मेरे घर आया था, मैंने उन सबको मार दिया। उसकी बात सुनकर दूसरे साइड वाला इंसान बोलता है, तो तुमने उन सबको मार दिया, मैं मानता हूं, वो सब चूतिया थे, उन्होंने बिना मेरे आर्डर के ऐसा कुछ किया, पर तुम्हें पता है ना, जो भी हो वो मेरे लोग थे। इसका मतलब तुमने मेरे फैमिली के लोगों को मारा है। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो खुद को रेडी कर लो, रेड शर्ट, क्योंकि कुछ और लोग आने वाले हैं तुम्हें मारे के लिए। पर उसकी बात सुनकर एमसी बोलता है, तुम्हें किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूं तुम सबको मारने के लिए। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एमसी और उसके वाइफ की फैमिली फोटो दिखती है, जिस पर अब खून के छींटे हैं। और उतने में उस फोटो के पास से एमसी गुजरता है और वो उस घर से बाहर जाने लगता है। तो ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोग दिखते हैं। तुमने सुना हेड ऑफिस और लोगों के लिए ऑर्डर दे रहा है? मैंने सुना ये सब वो एक इंसान को मारने के लिए कर रहे हैं। उन्हें एक इंसान को मारने के लिए और कितने लोगों की जरूरत है? तभी उसका दोस्त बोलता है, अरे यार, ये हेड ब्रांच वालों के पास कोई स्किल्स नहीं है और इन्हें शर्म भी नहीं आती। एक इंसान पर वो इतने सब लोग एक साथ के अटैक कर सकते हैं? ये सुनकर वो टकला इंसान फिर से बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? वो सब रेड शर्ट को मारना चाहते हैं। मुझे तो लगता है उन्हें और लोगों की जरूरत पड़ेगी और तुम्हें पता नहीं किया उसे। अब लेजेंड बोलते हैं, वो अकेला ही हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी है और मैं तो कहूंगा बॉस ने इस बार गलत इंसान से पंगा ले लिया है। उतने में रेड शर्ट के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद उसका मोटा दोस्त बोलता है, अबे चूतिया, कुछ भी बोलना बंद कर। कैसे क्या कोई अकेला इंसान पूरे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जा सकता है? वो दोनों ये सब बोल ही रहे थे कि तभी वहां पर एमसी आ जाता है। क्या तुम्हारा बॉस यहीं पर है? उसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। क्या ये वही है? क्या यही है वो रेड शर्ट? पर ये यहां पर क्या कर रहा है? पर उतने में एमसी को देखकर वो मोटा अपने जगह से उठ जाता है। तो तुम ही हो रेड शर्ट? देखो, मुझे नहीं पता तुम यहां पर क्या करने आए हो, पर तुमने यहां पर आके गलती कर दी। इतने में वो मोटा एमसी की कॉलर पकड़ लेता है। तुम सब देख क्या रहे हो? सारे दरवाजे बंद कर दो। पर एमसी और उस मोटे की फाइट होने ही वाली थी कि तभी वहां पर एक ओल्ड इंसान आ जाता है। बहुत हुआ, मैं इसे तुम्हारी गलती समझकर छोड़ रहा हूं, मुझे माफ करना। मेरे लड़के तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, तो तुम इस बार इस माफ कर ही सकते हो।
अपने बॉस की बात सुनकर मोटा शॉक हो जाता है। बॉस, क्या आप इसे ऐसे ही छोड़ने वाले हैं? पर बॉस उसके सवाल पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। ये सब छोड़ो डुकमन, जाके चाय कॉफी लेके आवो। अपन बॉस की बात मानकर वो मोटा बाकी लोगों को ऑर्डर देने लगता है और एमसी जाके बॉस के साथ बैठ जाता है। तो रेड शर्ट, तुम्हें इस ओल्ड इंसान से क्या काम है? उतने में एमसी बोलता है, आपके पास अभी भी कुछ लोग हैं ना जो हेड ब्रांच में काम करते हैं? मैं चाहता हूं कि आप उन सबको जमा कर लो। क्यों? मैं प्रेसिडेंट ली ग्वांगवॉन को मारने वाला हूं। एमसी की बात सुनकर मोटे को फिर से गुस्सा आता है। अबे तू होता कौन है हमारे बॉस को ऑर्डर देने वाला? पर वो मोटा कुछ और बोले इससे पहले उसका बॉस उसे रोक लेता है। रेड शर्ट, तुम्हें नहीं लगता अब बहुत देर हो गई है? वैसे भी सक्सेशन वॉर कब की खत्म हो गई है और तुम मेरी हालत तो देख ही सकते हो। और तुम्हें सच में लगता है मैं इस हालत में कुछ भी कर सकता हूं? और अगर सच कहूं तो तुम्हें ली ग्वांगवॉन के पास ले जाना मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। पर उतने में एमसी बोलता है, ओल्ड इंसान, तुम अभी भी इस उम्र में अपने भाई से डरते हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि इस बार तुम्हारा भाई तुम्हें मार देगा या फिर तुम्हारे हाथ या पैर काट देगा? अपने बॉस के बारे में ऐसा कुछ सुनकर मोटे को गुस्सा आता है और तभी वो एमसी की कॉलर फिर से पकड़ लेता है। अबे साल तेरे, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। यहां पर हमारी मदद मांगने आया है और हमें ही नीचा दिखा रहा है। बॉस, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस चूतिया को मैं हैंडल कर लूंगा। सच में लगता है ये कुछ भी कर सकता है। पर वो मोटा कुछ करता इससे पहले एमसी उसके बॉडी में नाइफ घुसा देता है और एमसी उस पर बार बार अटैक करता है। ये देखकर बाकी सब डर जाते हैं और वही दूसरे साइड वो मोटा नीचे बैठ जाता है। पर तभी एमसी उसके बाल पकड़ता है और उसे पकड़ के जोर से एक बेंच पर पटक देता है। और ऐसा एमसी बस एक बार नहीं करता, और एमसी ये सब तब तक करता है जब तक मोटा बेहोश नहीं हो जाता। ऑयली बोंगवॉन, बहुत हो गया। अब मुझे टेस्ट करना बंद कर। और सुन, जैसा मैंने कहा, मैं तेरे छोटे भाई को मारने वाला हूं, तो तू इसमें मेरा साथ देने वाला दू है या फिर नहीं? एमसी की बात सुनकर बॉस भी उसके तरफ सीरियसली देखता है। पर उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें माफिया का हेड ऑफिस दिखता है। वहां पर बॉस ली के सामने कुछ लोग हैं। तो अभी भी तुम में से कुछ लोग बाकी हैं, तो वो सब कहां पर गए? तभी उन लोगों में इसे एक जिसका नाम चोई है बॉस को बताता है, अभी भी ट्रिपलेट यहां पर नहीं आए हैं, पर वो जरूर आते ही होंगे। ये सुनकर और एक इंसान बोलता है, उन तीनों में कुछ ज्यादा ही हिम्मत है जो वो बॉस के कॉल करने पर टाइम से नहीं आए। उस इंसाना का नाम पार्क सोंगजे है। पर उतने आस पर 3 लोग आते हैं। तुम सब ओल्ड मेंबर्स यहां पर क्या कर रहे हो? और बॉस कहां पर है? और तुम सबको नहीं लगता किसी के पीठ पीछे बोलना अच्छी बात नहीं है? हेलो प्रेसिडेंट, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? उनको देखते ही बॉस सीरियस हो जाता है। तो क्या तुम तीनों ये कर सकते हो? क्या तुम तीनों उसे मार सकते हो? बॉस की बात सुनते ही उन तीनों में से एक बोलता है, बॉस, हमें बस टीम यास की जरूरत है। अगर वो हमें सपोर्ट करती है तो हम उसे मार देंगे। वही दूसरे साइड ओल्ड इंसान बोलता है, तुम्हें पता है ना, ली ग्वांगवो को मारने के बाद तुम्हारे पीछे नेवल्स लग जाएंगे। तुम्हें लगता है तुम उनसे बच सकते हो? खैर, देखो, मैंने मेरा डिसीजन ले लिया। अब बाकी सब तुम पर है। उनकी बात सुनकर रेड शर्ट बोलता है, बाकी सबकी टेंशन तुम मत लो। बस अगर तुम तुम्हारे भाई को मारना चाहते हो तो मुझे प्रॉपर्ली सपोर्ट करना। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे। इतना बोलकर एमसी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद बॉस थोड़े टेंशन में आ जाता है, पर कुछ ही टाइम में हंसते हंसते वो बोलता है, लड़कों, तुम सब रेडी हो जाओ, अब हमारा टाइम आ गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कार दिखती है जिसे एमसी चला रहा है। उतने में उसे अपने गाड़ी के शीशे में कुछ कार्स दिखती है जो उसे ही फॉलो कर रही है, और उन कार में वही तीनों भाई है जिन्हें एमसी को मारने कर ऑर्डर दिया गया है। भाई, तुम्हें नहीं लगता हमें अब एक वॉशिंग मशीन खरीद लेनी चाहिए? इस पर दूसरा भाई बोलता है, तुम अचानक वॉशिंग मशीन क्यों लेना चाहते हो? भाई, तुम्हें क्या फर्क पड़ता? कपड़े तो मुझे ही धोने पड़ते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा कपड़े तुम्हारे ही होते हैं। वो दोनों इस सब बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी उनका बड़ा भाई बोलता है, तुम दोनों चुप बैठो और हम जिस काम के लिए आए हैं उस पर फोकस करो। अगर ये काम कंप्लीट हो गया तो मैं तुम्हें जो चाहिए वो खरीद के दूंगा।
पर उससे पहले हमें रेड शर्ट को मारना पड़ेगा। वो ये सब बोल ही रहा था कि उतने में एमसी की कार 180 डिग्री घूम जाती है और अब उसकी कार ठीक उनके कार के सामने है और उनका एक्सीडेंट होने ही वाला था कि उससे पहले वो उनकी कार स्टॉप कर देते हैं। पर यह मौका देखकर एमसी वहां से भाग जाता है। उसका पीछा करने के लिए वो सब कार्स घुमाने लगते हैं। उतने में उन तीनों में से एक बोलता है, अबे अभी अभी उसने ये क्या किया? क्या इस चूतिया को मरने से डर नहीं लगता? पर तभी हमें दिखता है कि एमसी वहीं पर रुक गया है और उतने में वहां पर बाकी कार से भी लोग आ जाते हैं और उनसे फाइट करने के लिए एमसी भी अपने कार से बाहर आता है। तुम सब उस पर एक साथ अटैक करो। ये सुनते ही एमसी भी उनके तरफ भागने लगता है और उन सब से अकेले फाइट करता है। वही दूसरे साइड कार में बैठो, तीनों भाई एक दूसरे से बात करते हैं। भाई तू देख रहा है ना, वो हमारे सब लोगों को मार रहा है। इस बार दूसरा भाई बोलता है, अरे उनको छोड़, वो सब वैसे भी बहुत वीक है। पर भाई वो अकेला है और वो इतने सारे, फिर वो उससे कैसे हार सकते हैं? इतने में उनका बड़ा भाई पीछे से उन्हें आवाज देता है, सैम और दुख तैयार हो जाओ, लगता है आज हमारा आखिरी दिन हो सकता है। क्या पता हम में से कौन मरेगा और कौन जिंदा बचेगा। अपने भाई के वर्ड्स सुनकर वो तीनों कार से उतर जाते हैं। तुम दोनों आज अच्छे से फाइट करना और एक बात जिंदा मिले तो फिर से मिलेंगे। तभी वो तीनों एमसी के पास पहुंच जाते हैं जहां पर एमसी ने उनके सब लोगों को मार दिया है। कुछ टाइम तक तो वो तीनों भाई बस रेड शर्ट को देखते हैं, रहते हैं, पर तभी उनका बड़ा भाई आर्डर देता है, मार दो, इस पर वो कुछ करे। पर उतने में एमसी उन पर अटैक करता है और वो सोचता है ये तीनों ट्रिपलेट्स भाई फाइट में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और अपने दुश्मन पर एक ग्रुप में अटैक करते हैं। एमसी ये सब सोच ही रहा था कि उतने में उन तीनों में से एक भाई पीछे से और एक भाई आगे से एमसी पर अटैक करते हैं। पर एमसी उन दोनों के अटैक डोज करता है और इससे वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। पर उतने में उनका और एक भाई एमसी पर अटैक करता है और रेड शर्ट को किक मारता है। उसके शूज में एक नाइफ होती है। इस वजह से उसके अटैक से एमसी के बॉडी से खून निकलने लगता है। पर वो बंदा वहीं नहीं रुकने वाला था और वो एमसी पर और एक अटैक कर ही रहा था कि तभी एमसी उसे पकड़ लेता है और फिर उसे फ्लोर पे पटक देता है और रेड शर्ट उन दोनों भाइयों के पास जाता है। मेरे पीछे साइड से ब्लीडिंग हो रही है। अगर मैं ऐसे ही इनसे फाइट करता रहा तो मैं नहीं बचूंगा। मुझे जल्दी ये फाइट खत्म करनी पड़ेगी। एमसी ये सब सोच रहा था और दूसरे साइड वो तीनों भाई एक दूसरे से बात कर रहे थे। पर उतने में वो दो भाई एमसी पर अटैक करते हैं और वो एक साथ एमसी से फाइट करने लगते हैं और तभी एक भाई को ओपनिंग मिलती है और वो ऊपर से एमसी पर अटैक करता है। पर रेड शर्ट अटैक डोज करता है, पर फिर भी उस बंदे की नाइफ एमसी के पैर में लग जाती है और उतने में वो दोनों भाई एक साथ एमसी पर अटैक करते हैं और उसे बहुत ज्यादा घायल कर देते हैं और वो तीनों एमसी को अटैक करने का चांस ही नहीं देते। उन तीनों को देखकर एमसी सोचता है, इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दो मुझसे फाइट करते हैं और एक ओपनिंग ढूंढकर अटैक करता है, पर बहुत हो गया। अब मैं इस फाइट को और देर नहीं चलने दे सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इतना सब सोचकर एमसी उन तीनों के अटैक में ओपनिंग ढूंढने लगता है, पर वो तीनों उसे ओपनिंग दे ही नहीं रहे हैं। भाई ये चूतिया तो ऑलमोस्ट अब खत्म ही है, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? अपने भाई की बात सुनकर वो सोचने लगता है, ये इंसान बहुत ही डेंजरस है। अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती की तो हम तीनों मर सकते हैं। और सबसे ज्यादा डर मुझे उसके आंखों से लग रहा है। हमने उसे इतना मारा है कि वो कुछ टाइम में मर सकता है, फिर भी उसके आंखों में इस सब के लिए कोई डर नहीं है। मुझे इस फाइट को जल्दी खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमसे एक को तो मार ही देगा। तभी उसका छोटा भाई गुस्से में एमसी पर अटैक करता है। अबे तो मर क्यों नहीं रहा है? और इससे एमसी को ओपनिंग मिल जाती है जो वो कब से ढूंढ रहा था और अगले ही पल एमसी उसे पकड़ लेता है और उस पर बहुत सारे नाइफ से अटैक करने लगता है। ये सब देखकर वो दोनों भाई डर जाते हैं। रुको, ऐसा मत करो। और इतना बोलकर वो दोनों भाई अपने अपने वेपन फेंक देते हैं और खुद को सरेंडर करते हैं। हमारे भाई को छोड़ दो, हम तुम जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे। पर तभी उनकी बातें सुनकर उनका भाई बोलता है, अबे ह्यूंग साले, कुछ भी हो, कभी वॉशिंग मशीन मत खरीदना, अपने पूरे लाइफ हाथ से कपड़े धोना। उसके इतना बोलने के बाद एमसी उसकी गर्दन उन दोनों के सामने काट देता है।
अबे तुम दोनों, तुम्हें क्या लगता तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम सच में यहां से जिंदा वापस जाना है तो अपने वेपन उठा के मुझसे फाइट करो। रेड शर्ट की बात सुनते ही वो दोनों गुस्से में उस पर अटैक करते हैं, पर एमसी उनका अटैक डोज करके उनमें से एक को पंच मारता है। पर यही मौका देखकर एक भाई उसे नाइफ से मारने ही वाला था, पर एमसी उसके दोनों हाथ ब्लॉक कर देता है और वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। पर तभी एमसी उसकी भी गर्दन काट देता है। वहीं पर दूसरा भाई, जो एमसी के पंच से नीचे गिर गया था, उठने ही वाला था कि तभी एमसी उसे फिर से एक किक मारता है। उस किक से वो भाई फिर से नीचे गिर जाता है और अब उसे समझ गया है कि रेड शर्ट एक मॉन्स्टर है और उन्होंने उस पर अटैक करके गलती कर दी। इतने में एमसी उसे मारने ही वाला था कि उतने में वहां पर एक कार आ जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सिचुएशन पर न्यूज मिलती है कि एमसी ने तीनों भाइयों को मार दिया और उसी के साथ उसने पूरे टीम यस को भी खत्म कर दिया है। और अब वो कहां पर है ये किसी को नहीं पता है, पर तभी हमें रेड शर्ट दिखता है जो उनके ही ऑर्गेनाइजेशन के सामने है। उसे देखकर हर कोई शॉक है। तुम सब ध्यान से सुनो, हमें रेड शर्ट मिल गया है, वो हमारे बिल्डिंग के सामने ही है। ये मैसेज सुनते ही एक हायर मेंबर फोन पर जोर से चिल्लाता है, क्या हो, ऑफिस के नीचे ही है, उसे वही रोक कर रखो, मैं नीचे ही आ रहा हूं। उसकी बात सुनकर उसके जूनियर्स पूछते हैं, टीम लीडर अब हम क्या करें, क्या हम उसे फॉलो करें? उनकी बात सुनकर टीम लीडर बोलता है, तुम सब रेडी रहो, चा सिह्यूक यहां पर आ गया है और तुम सब लोग उसी के साथ काम करते थे ना, तो तुम्हें समझ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एमसी दिखता है जिसके सामने बहुत सारे लोग हैं। उतने में उनमें से एक कॉल पर बोलता है, चीफ क्या ऑर्डर है, क्या हम उससे फाइट कर सकते हैं? तभी हमें फोन के दूसरे साइड वाला इंसान दिखता है जो चीफ ऑनएफ सिक्योरिटी है, उसका नाम ओह नामवूंग है। उतने में वो ऑर्डर देता है, उसे वहां पर कुछ मत करो, बाहर बहुत सारे लोग हैं तो उसे अंदर आने दो, हम चा सिह्यूक को बिल्डिंग में हंट करेंगे। और याद रहे ये ऑर्डर बॉस का है। ऑर्डर मिलते ही सिक्योरिटी लीडर उसके जूनियर्स को साइड होने बोलता है और फिर वो सब एमसी के जाने के लिए जगह बनाने लगते हैं और एमसी भी उन सब के बीच से गुजरते हुए बिल्डिंग में जाने लगता है। पर जैसे ही वो अंदर जाता है वहां पर वो टीम लीडर आ जाता है। सिह्यूक, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? मुझे तुम्हारे वाइफ के बारे में अभी पता चला, मैं मानता हूं उसके साथ बहुत बुरा हुआ, पर उसके मरने के बाद तुम्हें ऐसे खुद के लाइफ को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। खुद को संभालो, अगर तुम और आगे गए तो तुम मर सकते हो। उनकी बातें सुनकर एमसी बोलता है, मनसू इस सब के लिए थैंक यू, और हाँ, तुमने जो कपड़े भेजे थे ना मेरे बच्चे के लिए, वो मेरे वाइफ को बहुत पसंद आए थे, तो उसके लिए भी थैंक्स। इतना बोलकर एमसी बिल्डिंग के सेंटर में चला जाता है, पर वहां पर भी कोई उसे कुछ नहीं करता, पर वो सब उसके ऊपर ध्यान रख रहे हैं और उसके पीछे ही उसे फॉलो कर रहे हैं। तभी एमसी जाके लिफ्ट घुस जाता है और उसके साथ ही कुछ और लोग भी लिफ्ट में आने लगते हैं। उन्हें देखकर एमसी उनसे पूछता है, और कितने देर तुम सब टाइम पास करने वाले हो? ये सब जल्दी खत्म करो, मुझे भी मेरे घर जाना है। उसकी बात सुनते ही वो सब लोग नाइफ निकाल के उस पर अटैक करने लगते हैं, पर तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और हमें बॉस दिखता है। तो तुमने क्या सोचा है ली बोंगवॉन के लोग के बारे में? बॉस का सवाल सुनकर सिक्योरिटी हेड बोलता है, सब हमने उन सब के वेपन ले लिए हैं और अब हमने उन्हें हमारे ऑब्जर्वेशन में रखा है और हम कल तक उन्हें वही रखने वाले हैं। पर बॉस, क्या हमें सच में ये सब करने की जरूरत है? इस पर बॉस बोलता है, मुझे एक इंटेल मिल थी कि रेड शर्ट जाके मेरे बड़े भाई से मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा भाई उसके इस हालत में कुछ कर सकता है। पर तुम क्या पता मेरा भाई कैसा इंसान था? ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं प्रेसिडेंट नहीं था तभी हमें कुछ साल पहले का सीन दिखता है जहां पर प्रेसिडेंट और उसका भाई दोनों यंग थे। ग्वांगवो, तुमने इस इशू को पहले से ही क्यों नहीं हैंडल कर लिया? तुम्हें पता है ना, सुन, वो कंस्ट्रक्शन, वो साल कमीने हैं, इसीलिए उन्हें शुरुआत से तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए था, पर अब से ध्यान रखना, आगे से किसी भी कंपनी का मैटर ऐसे हैंडल करना कि वो कभी हमारे प्रोजेक्ट में दखल न दे। तुम्हें पता ही है ना मुझे
और फादर को तुमसे कितनी एक्सपेक्टेशंस है। इतना बोलकर प्रेसिडेंट का बड़ा भाई उस कंपनी के हेड को मार देता है। तभी हमें पास्ट का ही और एक सीन दिखता है, जब एमसी नया नया कंपनी में आया था और प्रेसिडेंट उसे अपने साथ एक डील के लिए ले गए थे। तो तुम ही नए लड़के, देखो तुम नए हो तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूंगा। उतने में वो दोनों दरवाजा ओपन करके एक रूम में जाते हैं। वहां पर बहुत सारे गैंगस्टर थे। हेलो, मैं वाइस प्रेसिडेंट ली ग्वांगवो। पर वो गैंगस्टर ली को देखकर बहुत गुस्सा होता है। अबे तू क्या कर रहा है यहां पर, और तुम्हारा प्रेसिडेंट कहां पर है? मुझे लगा वो आने वाला है, यहां पर एक काम कर, उसे लेकर हम बात करेंगे। मैं तुझ जैसे चूतिया लॉ क्लास लोगों से बात नहीं करता, और एक बात, इस टाइम ये प्रोजेक्ट हम लेने वाले हैं, तो चुपचाप यहां पर साइन कर, यहां से जिंदा जाने दूंगा। उसकी बात सुनकर ली साइन करने ही वाला था, पर तभी एमसी उस गैंगस्टर के पास आता है। उसे देखकर गैंगस्टर बोलता है, ओए बच्चे, क्या तो तेरे बॉस से पहले कॉन्ट्रैक्ट चेक करना चाहता है? पर एमसी कुछ नहीं बोलता और उस गैंगस्टर को मारने लगता है। अबे चूतिया, तुझे क्या लगता है हम यहां पर टाइम पास करने आए हैं? एमसी की हरकत देखकर बाकी सब गैंगस्टर भी उस पर अटैक करते हैं, पर एमसी अकेला ही उन सबको मारने लगता है। ये सब वाइस प्रेसिडेंट ली चुपचाप देख रहा होता है, और फिर कुछ देर बाद उनका काम कंप्लीट हो जाता है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। उतने में वहां से जाते जाते ली बोलता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या होता अगर वो तुम्हें मार देते तो? क्या होता अगर वो गैंगस्टर कुछ और लोगों को भी अपने साथ लाता? तब तुम क्या करते? तुम्हें सोच समझकर फाइट करनी चाहिए। ली की बात सुनकर एमसी बोलता है, मुझे नहीं लगा कि उनमें से कोई भी मुझे कुछ कर सकता है, और वैसे भी मैं वो फाइट करता ही नहीं जो मैं हार सकता हूं। और तभी प्रेजेंट में हमें लिफ्ट के बाहर कुछ लोग दिखते हैं जो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि लिफ्ट में जितने भी लोग थे एमसी ने उन सबको मार दिया है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एमसी बॉस को मारने के लिए उसके कंपनी में आ गया था, और वहां पर बहुत सारे लोग उस पर अटैक करते हैं, पर वो उन सबको मार देता है। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक इंसान दिखता है जो फोन पर बात कर रहा है। सर, मैं कंपनी के बाहर ही खड़ा हूं, आपका ऑर्डर मिलते ही हम उन पर अटैक करेंगे। वही दूसरे साइड से बॉस बोलता है, ठीक है, जैसा हमने प्लान किया है वैसा ही करते हैं। तुम भी अब खेल स्टार्ट कर सकते हो, और जरूरत पड़े तो तुम उन्हें मार सकते हो। आज हम उन्हें खत्म कर देंगे। तभी दूसरे साइड हमने एमसी दिखता है, जिसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, पर उनमें से किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही है एमसी पर अटैक करने की। अबे तू जाना, मुझे क्यों भेज रहा है? तूने देखा ना, अभी अभी उसने उन सबको अकेले ही मार दिया। पर उतने में एक वर्कर एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी उसका अटैक डोज करके बस एक ही मूव में उस बंदे को मार देता है, और बाकी सब बस देखते रहते हैं। उतने में उनमें से एक बोलता है, हम सब इतने हैं और ये बस अकेला, फिर हम इससे डर क्यों रहे हैं? चलो इस पर एक साथ अटैक करते हैं। ये सुनते ही वो सब एक साथ एमसी पर अटैक करते हैं, पर इतने सारे लोगों को देखकर भी एमसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बॉस का बड़ा भाई दिखता है, जिसका जूनियर बोलता है, सर, आपको नहीं लगता ये गलत टाइम है आपके भाई के खिलाफ जाने के लिए? हमारे पास ज्यादा लोग भी नहीं हैं उनसे फाइट करने के लिए। उसकी बात सुनते ही बॉस बोलता है, वॉर में नंबर्स से फर्क नहीं पड़ता, पहले कौन अटैक करता है इससे फर्क पड़ता है, और इस बार हमारे साथ चा सहयोग है। और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उसके खिलाफ होते तो क्या तुम उसे मार पाते? उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, भले ही हम सब याकुजा या गैंगस्टर है, पर चा सहयोग के सामने हम सब बस नॉर्मल इंसान हैं। और जिसने उसे फाइट करते देखा है वो सब जानते हैं कि उससे मारना पॉसिबल ही नहीं है। और फिर चाहे तुम जितने लोगों के साथ उस पर अटैक करो, रिजल्ट सेम ही होगा। वो सब उसके सामने हार मान लेंगे, और अगर सहयोग ये अकेले नहीं कर सकता तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। तभी प्रेजेंट में एक बंदा आके जोर से चिल्लाता है, यहां पर एक प्रॉब्लम है, ली बोंगवॉन के लोग हम पर अटैक कर रहे हैं। ये न्यूज सुनते ही बहुत लोग शॉक हो जाते हैं। अबे यार, ये सहयोग क्या कम था जो वो भी हम पर अटैक कर रहे हैं? और तभी उनमें से कुछ लोग बॉस ली के लोगों को हैंडल करने के लिए चले जाते हैं। उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है
और हमें उनका बॉस दिखता है। तो ली भी उसका साथ दे रहा है। लगता है अब मजा आने वाला है। जोडियाक में चाहता हूं तुम उन सब के लिए हंट स्टार्ट करो। मैं तुम में से हर किसी को 1 बिलियन वॉन दूंगा और जो भी चार सिह्यूक को मारेगा उसे मैं 10 बिलियन वॉन दूंगा। और मेरे पास तुम सबके लिए एक और स्पेशल ऑफर है। जो भी चार सिह्यूक को मेरे पास जिंदा लाएगा उसे मैं स्पेशल प्रमोशन दूंगा। तो कौन लाएगा उसे मेरे पास? बॉस की ऑफर सुनते ही वो सब टॉप मेंबर्स एमसी को हंट करने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें देखकर बाकी सब शॉक हो जाते हैं। अरे वो सब तो झोड़ियाक है ना? क्या उन्हें हमारे मदद के लिए भेजा है बॉस ने? उतने में वो टॉप मेंबर एमसी के पास आते हैं। टीम लीडर चा सिह्यूक, ये तुम क्या कर रहे हो और कितने लोगों को तुम्हारे लिए मरना पड़ेगा? एमसी उनके तरफ ध्यान नहीं देता और नीचे पड़ी एक नाइफ उठा लेता है। उस बॉस से ने कितने पैसे ऑफर किए हैं मुझे मारने के लिए? जरूर तुम सबको उसने बहुत सारे पैसे ऑफर किए होंगे मुझे मारने के लिए। सिह्यूक की बात सुनकर बाकी वर्कर सोचने लगते हैं, क्या इन्हें हमसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं? इसका मतलब हमारे लाइफ की कोई कीमत ही नहीं है। हम भी तो यहां पर सिह्यूक से फाइट कर रहा है, तो हमें क्यों नहीं और पैसे मिल रहे? वो ये सब बोल ही रहे थे पर झोड़ियाक उन पर ध्यान नहीं देते और उतने में उनमें से एक अपने पॉकेट में हाथ डालता है। सिह्यूक, लगता है तुम सच में आज मरना चाहते हो। ठीक है, फिर ये काम में ही कर देता हूं। तभी वो टॉप मेंबर अपने वेपन निकाल के एमसी पर फेंकता है, पर एमसी उन्हें ब्लॉक कर लेता है और सीधा जाके अपनी नाइफ उस बंदे के गले में घुसा देता है और फिर उसे नीचे फेंक देता है। पर उतने में और टॉप मेंबर एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी उसका भी गला काट देता है। और तभी और एक मेंबर एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी उसका अटैक डोज करके उसे भी खत्म कर देता है। इतने में ये सब देखकर कुछ और टॉप मेंबर्स एमसी पर एक साथ अटैक करते हैं, पर एमसी पलक झपकते ही उन सबको खत्म कर देता है। पर उतने में उस एक टॉप टियर मेंबर एमसी पर उसके वेपन से अटैक करता है, पर एमसी जैसे तैसे उसका अटैक डोज करता है और मौका मिलते ही एमसी अपने नाइफ से उस मेंबर को खत्म कर देता है। ये सब बाकी लॉ रैंक मेंबर दूर से देख रहे हैं। तभी एमसी को अपने पैर में दर्द होता है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि उस पैर में उन 3 भाइयों में से एक ने नाइफ घुसा दी थी। पर एमसी उस चोट पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और एक टॉप टियर मेंबर के पास जाता है। उसे मारने के लिए उसे अपने पास आता देख वो बंदा डर जाता है और वो मेंबर जैसे तैसे एमसी से दूर भागने की कोशिश करता है, पर एमसी उसके और पास आ जाता है। ये देखकर वो मेंबर बहुत जोर से चिल्लाता है, 10 बिलियन की ऑफर रखी है बॉस ने। जो भी इस सिह्यूक को मारेगा उसे 10 बिलियन मिलेंगे। इस ऑफर के बारे में सुनकर बाकी सब शॉक हो जाते हैं। तुमने सुना बॉस ने 10 बिलियन की ऑफर रखी है? तो ये सिह्यूक सच बोल रहा था, इन्हें हमसे ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। सब इस बारे में बोल ही रहे थे कि उतने में वो टॉप टियर मेंबर बोलता है, अरे अब सोच क्या रहे हो, मार दो इसे, फिर वो 10 बिलियन तुम्हारे हो जाएंगे। पर उसकी बात सुनकर कोई कुछ नहीं करता। अबे अगर तुम सब ये हमें पहले ही बता देते तो हम सब तुम्हारा साथ देते, पर तुम्हें नहीं लगता अपनी जान बचाने के लिए अब तुम हमारी मदद चाहते हो? पर इतने में कोई कुछ कर सकता। एमसी उस मेंबर को मार देता है। लगता है प्रेसिडेंट मुझे किसी भी हाल में खत्म करना चाहता है, तभी उसने मुझ पर इतना बड़ा टारगेट सेट किया है। वो सब छोड़ो, तुम सब किसका वेट कर रहे हो? क्या तुम्हें वो पैसे नहीं चाहिए? 10 बिलियन के लिए तुम्हें बस मुझे मारना है और फिर वो पैसे तुम्हारे ऑफर इतनी भी बुरी नहीं है। एमसी की बात खत्म होते ही वो सब उस पर एक साथ अटैक करते हैं। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बाकी फ्लोर्स पे क्या चल रहा है वो दिखता है, जहां पर बॉस ली के लोग प्रेसिडेंट के लोगों से फाइट कर रहे हैं, पर अभी भी प्रेसिडेंट के लोग उन पर भरी पड़ रहे हैं क्योंकि उनके नंबर्स ज्यादा है। तभी एक जोडिएक्स का एक ग्रुप कुछ बंदों को खत्म करके प्रेसिडेंट को कॉल करता है, सर फर्स्ट फ्लोर अब हमारे कंट्रोल में है और अब हम सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। इतना बोलकर वो फोन कट कर देता है और अपने जूनियर्स को ऑर्डर देकर एक बंदे की तरफ बढ़ता है। वो रेड सूट वाला बंदा बॉस ली के लिए काम करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरा ग्रुप दिखता है जो लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। टीम लीडर, क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? उतने में टीम लीडर बोलता है, प्रेसिडेंट ने सिह्यूक पर 10 बिलियन की बाउंटी रखी है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर तुम दोनों नहीं आना चाहते तो यहां पर रुक सकते हो।
पर वो दोनों भी टीम लीडर के साथ एमसी जिस फ्लोर पर है वहां पर आ जाते हैं। पर जैसे ही उस लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है तो बाहर का सीन देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे के चक्कर में एमसी को मारने के लिए जा रहे हैं और उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पागल हो गए हैं। वो 10 बिलियन मेरे हैं, मैं उन्हें लेकर रहूंगा। पर वही दूसरे साइड इतने सारे लोगों को एमसी अकेला है, हैंडल कर रहा है, उसके ऊपर हर साइड से अटैक हो रहे हैं, पर फिर भी उनमें से एक भी अटैक एमसी को कुछ नहीं कर पा रहा है। और उस भीड़ में एमसी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा है, क्योंकि वो इतने सारे लोगों को मार के बहुत थक गया है, पर फिर भी वो रुक नहीं रहा है। पर उतने में टीम लीडर बीच में आके उनके ही एक मेंबर को किक करता है जो सिह्यूक पर अटैक करने वाला था। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और एमसी पर अटैक करना बंद करते हैं। तभी टीम लीडर जोर से चिल्लाता है, अबे तुम सब खुद को संभालो, और कितने लोग सिह्यूक के हाथों मरने वाले हो, और तुम सब इतना कुछ होने के बाद फाइट क्यों कर रहे हो? क्या 10 बिलियन काफी है इतने लोगों के लिए जिनकी जाने गई है? और तुम सबको समझ रहा है जो आज सिह्यूक के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तो प्रेसिडेंट पर भरोसा करना बंद कर दो, और वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद उस 10 बिलियन का क्या फायदा है? टीम लीडर उन सबको समझा ही रहा था कि उतने में एक बंदा बोलता है, क्या हम ये सब बंद कर दे? वो भी इतना कुछ होने के बाद? क्या तुम हमें पागल समझते हो? जरूर तुम भी 10 बिलियन के पीछे हो, तुम सब इसकी बातों में मत आना। ये सिह्यूक का साथ दे रहा है तो ये भी हमारा दुश्मन है। उसकी बात सुनकर टीम लीडर शॉक हो जाता है और बाकी सब उसकी बातों से और गुस्सा हो जाते हैं। तुम सही बोल रहे हो, ये भी उन पैसों के पीछे है, इसे भी मत छोड़ो, इसे भी मार दो, इन सबको मार दो, ये सब सिह्यूक के साथ है। ये सब हो ही रहा था कि उतने में मौका देखकर एमसी वहां से भागने लगता है, पर भागते भागते भी वो कुछ लोगों को मार देता है और सीढ़ियों की तरफ जाता है, पर वो सब लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। ये देखकर टीम लीडर फिर से चिल्लाता है, रुक जाओ सब प्रेसिडेंट, हम सबको फंसा रहा है। पर कोई भी टीम लीडर की बात नहीं सुनता और एमसी के पीछे सीढ़ियों के पास आ जाते हैं। वहां पर एमसी उनका ही वेट कर रहा था। उसे देखते ही वो सब उस पर अटैक करते हैं। वो बहुत थक गया है, अब हम उसे मार सकते हैं, चलो उसे मार के हमारे 10 बिलियन कलेक्ट करते हैं। पर जैसे ही वो एमसी के पास पहुंचते हैं, एमसी उन्हें एक एक करके मारने लगता है और वो फुल किलिंग मोड में चला जाता है और कुछ ही टाइम में वो उन सबको खत्म कर देता है। उतने में वहां पर कुछ और लोग आते हैं, पर वो उनके सामने का नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने बस एक इंसान खड़ा है जिसके आगे बहुत सारी डेड बॉडीज है, और अब उनके लिए वो सीढ़ियां चढ़ के जाना किसी माउंटेन क्लाइंब करने से अलग नहीं है। तभी वो बाकी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उन्हें समझता है कि वो बस 3 ही लोग बचे हैं, पर तभी उन्हें देखकर ऊपर सीढ़ियों से सिह्यूक बोलता है, ओए रुक क्यों गए? जो स्टार्ट किया है वो खत्म करो। इतना बोलकर एमसी उनके तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपने तरफ आता देख वो सब डर जाते हैं। सिह्यूक, हमें माफ कर दो, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज हमें मत मारो। पर उनकी बात सुनकर एमसी बोलता है, ओए तुम सब अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपनी नाइफ उठाओ और मुझ पर अटैक करो और मुझे मार दो, फिर शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उतने में सीन शिफ्ट होता है और एमसी खुद को अपने घर में पाता है, जहां पर सब चीजें अपने अपने जगह पर है और वहीं पर उसकी वाइफ भी है जो उसके लिए खाना बना रही है। तभी वो एमसी को आवाज देती है, सिह्यूक, तुम वहां पर ऐसे खड़े क्यों हो? चलो यहां पर आके अपना ब्रेकफास्ट कर लो, अभी तुम्हें काम पर भी जाना है। उसकी बात मानकर एमसी टेबल पर जाके बैठ जाता है। उतने में उसकी वाइफ से बोलती है, देखो सिह्यूक, में हमारे बेबी को लेके हॉस्पिटल जाने वाली हूं, तो रात को डिनर बाहर से लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं हॉस्पिटल से सीधा मेरे मदर के घर जाने वाली हूं, तो खुद का ख्याल रखना, समझ गए ना सिह्यूक? एमसी उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और वो भी उससे बोलने लगता है, पर जैसे ही वो खाने की एक बाइट लेता है उसे सब चीजें धुंधली दिखाई देती है। उससे उसके वाइफ की आवाज आना बंद हो जाती है और अगले ही पल उसके कपड़े रेड हो जाते हैं और उसकी वाइफ जो उसके सामने ही टेबल पर थी वो भी गायब हो जाती है। उतने एमसी अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने टीम लीडर और उसके जूनियर्स होते हैं। सिह्यूक, क्या तुम ठीक हो? पर तभी हमें एमसी के पीछे का सीन दिखता है, जहां पर बस डेड बॉडीज है।
उतने में एमसी फिर से उठ जाता है और बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। पर तभी टीम लीडर बोलता है, सिह्यूक प्रेसिडेंट ने ली के लोगों को पकड़ लिया है, तो लगता है कुछ टाइम तक वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। पर तुम टेंशन मत लो, हम जाके उनकी मदद करते हैं, क्योंकि हमें भी तुम्हारे वाइफ के बदले के लिए तुम्हारी मदद करनी है। आखिरकार इतने टाइम से हम उसका ही बनाया खाना खाकर काम कर रहे थे, और एक बात तुम यहां तक आ ही गए हो तो उस ग्वांगवो को मार के ही जाना, फिर चाहे जो हो। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से दूसरा फ्लोर दिखता है, जहां पर प्रेसिडेंट के लोग ली के लोगों के साथ लड़ाई कर रहे हैं। उतने में उस फ्लोर के टॉप मेंबर्स एक दूसरे से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो दोनों एक दूसरे मारने लगते हैं। उन्हें देखकर एक वर्कर बोलता है, वो रेड सूट वाला पहले ज़ोडियक मेंबर था, पर मैंने सुना था कि उसे रिटायर होकर 10 साल हो गए। फिर वो यहां पर क्या कर रहा है और वो अभी तक ऐसे फाइट कैसे कर पा रहा है, वो भी अभी के ज़ोडियक के खिलाफ। तभी हमें दूसरे साइड दिखता है कि वो रेड सूट उस दूरस्थ मेंबर को बहुत मार रहा है, पर उतने में मौका देखकर वो मेंबर रेड शर्ट को एक पंच मारता है। उस अटैक से रेड सूट बहुत दूर चला जाता है। लगता है अब तुम्हारी उम्र हो गई है, पहले तुम और ताकतवर हुआ करते थे, सीनियर सुनबे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उतने में वहां पर एक लिफ्ट आती है। उसे देखकर सब मेंबर खुश हो जाते। लगता है बाकी के लोग जो रेड शर्ट को मारने गए थे वो वापस आ गए। अब ली के लोगों को कोई नहीं बचा सकता। पर जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो सब जगह से ली बोंगवॉन के लोग आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं, पर ली के लोग उन सब पर अटैक करते हैं। वही दूसरा साइड उन्हें देखकर रेड सूट बोलता है, बस 4 ज़ोडियक मेंबर्स को देखकर मुझे समझ जाना चाहिए था कि बाकी सब सिह्यूक को मारने गए होंगे। और अब यहां पर हमारे इतने सारे लोगों को देखकर एक बात तो क्लियर है, जो सिह्यूक को मारने गया था वो सब मर गए। उसकी बात सुनकर उस ज़ोडियक मेंबर को बहुत गुस्सा आता है, पर रेड शर्ट फिर से बोलता है, ओए ज्यादा गुस्सा मत कर, तेरा भी काम ऑलमोस्ट खत्म है। मैंने जो तेरे पैर पर अटैक किया था उससे तू और देर चल नहीं सकता। यहां पर यह सब हो ही रहा था कि मैं दूसरे साइड एक बड़ा सा इंसान दिखता है जो प्रेसिडेंट के रूम के बाहर खड़ा होकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। पर उतने में उस रूम के एक साइड से एक बंदा भाग कर आता है। अरे यार, ये बाकी सब लोग कहां पर गया हो गए और ये पागल सिह्यूक मुझे क्यों फॉलो कर रहा है? वो बंदा ये सब बोलते बोलते उस बड़े इंसान के पास पहुंच जाता है। मैनेजर सीओ, ये आप है, प्लीज सर मुझे उस मॉन्स्टर से बचा लो, उसने हमारे सब लोगों को मार दिया, बस मैं अकेला जैसे तैसे बच गया हूं। पर उसकी बात सुनते ही मैनेजर उसे बहुत जोर से मारता है। उसके बस एक अटैक से वो इंसान मर जाता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे अपने दुश्मन से भागते हुए। और सिह्यूक, तुम कैसे हो? बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगा था तू यहां तक पहुंच पाएगा, पर मैंने सुना तूने उन तीनों चूतिया भाइयों को मार दिया। वैसे भी मुझे वो तीनों बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो खुद को मुझसे ज्यादा ताकतवर समझते थे। पर आज मैं तुम्हें मार के साबित कर दूंगा कि मैं उनसे ज्यादा ताकतवर हूं। इतना बोलकर मैनेजर सिह्यूक पर अटैक करता है, पर एमसी उसका अटैक डोज कर लेता है। उतने में मैनेजर एमसी पर बहुत सारे अटैक करता है। तभी उसके एक अटैक से एक सिलेंडर फट जाता है और उससे स्मोक निकलने लगता है, पर उससे मैनेजर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो फिर से एमसी पर अटैक करता है। सिह्यूक, आज तुम्हारा लास्ट टाइम है, तुम्हें भी मैं तुम्हारे वाइफ के पास भेज दूंगा। वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी एमसी मैनेजर के हाथ की नस काट देता है। उतने में हमें प्रेसिडेंट के रूम के अंदर का सीन दिखता है, जहां पर उन्हें बहुत जोर से आवाज आती है। तभी उसे सिक्योरिटी हेड बताता है, आपके भाई के सब लोग अब फ्री हो गए और हमने जिन्हें सिह्यूक को मारने भेजा था उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है और हमारे बाकी मेंबर्स भी हार गए हैं और हमारे बाकी बचे लोग डर कर भाग रहे हैं। तभी हमें फिर से एमसी दिखता है, जिसने मैनेजर को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है। इससे कुछ नहीं होगा सिह्यूक, तुम तुम्हारे इस डॉन्डिशन में मुझे नहीं मार सकते। पर उतने में एमसी बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो कब से तुम्हारी बात सुन रहा था और एक बात, तुम उन तीनों भाइयों से बहुत वीक हो। यह सुनते ही मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं और उनसे वीक ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ज़ोडियक का लीडर, मैं उन 3 चुतियों से कैसे वीक हो सकता हूं? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेसिडेंट दिखता है, जिसके साथ और भी कुछ लोग हैं। पर उतने में उसके रूम का दरवाजा ओपन होता है और उस दरवाजे से एक इंसान अंदर आता है।
उसे देखकर सब लोग शांत हो जाते हैं और सीरियसली उसके तरफ देखते हैं। इतने सारे लोगों को भेजने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें कल फोन पर कहा था ना कि मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बॉस ली दिखता है, जिसका जूनियर बोलता है, सर, हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए। मुझे नहीं पता वहां पर क्या हो रहा है, पर अगर सिह्यूक वहां पर है तो सब वैसा ही होगा जैसा हमने प्लान किया है, और वो जरूर हमें कॉल करेगा। अपने जूनियर की बात सुनकर बॉस ली बोलता है, ये कितना स्ट्रेंज है। मैं 9 साल से इस दिन के लिए रुका था, प्लान कर रहा था, मेरे लोगों को तैयार कर रहा था, पर देखो तो एक सिह्यूक के आते ही मेरा प्लान इतने स्पीड में चलने लगा। अगर वो ना होता तो मुझे और कुछ टाइम तक वेट करना पड़ता, पर अब मैं सोच भी नहीं सकता कि एक फोन कॉल आते ही ये सब खत्म हो जाएगा। इस टाइम के लिए मैं इतने टाइम से जी रहा था और मुझे आउटकम भी पता है कि क्या होने वाला है, पर फिर भी इस टाइम पर क्या पता क्यों मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फिर से मेरे यूथ में आ गया हूं। उतने में सीन एमसी पर फोकस होता है, जहां पर वो चलते चलते उन सबके बीच में पहुंच जाता है। इस पॉइंट पर एमसी इतना थक गया है कि उसे सामने वाला सिक्योरिटी हेड भी अच्छे से नहीं दिख रहा है। पर तभी वहां पर खड़ा एक गार्ड बोलता है, चीफ आप बस ऑर्डर दो, हम इसे खत्म कर देंगे। पर चीफ कुछ भी नहीं बोलता, पर उतने में दरवाजे के पास एक इंसान आके गिरता है और उसके पीछे भी ली के लोग आ जाते हैं। तभी रेड सूट वहां कर आके बोलता है, और लोगों को मरने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमारे टारगेट पर फोकस करो। उन सबको देखकर भी प्रेसिडेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर उतने गार्ड्स फिर से बोलता है, वो सब यहां पर इतने जल्दी आ गए? चीफ क्या ऑर्डर है? क्या हम फाइट स्टार्ट कर सकते हैं? पर इस बार भी चीफ कुछ नहीं बोलता और बस वहां पर खड़ा रहता है। तभी एमसी को देखकर टीम लीडर सोचता है, तो सिह्यूक यहां तक पहुंच गया। मुझे पहले से पता था, प्रेसिडेंट ग्वांगवो ने गलत इंसान को दुश्मन बना लिया है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। यहां पर अब बॉस ली के भी लोग हैं। उतने में रेड सूट चीफ की तरफ कुछ देर तक देखता है। उसे देखकर चीफ ऑर्डर देता है, फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम वैसे भी ये फाइट जीत नहीं सकते, तो ट्राई करो कि तुम जिंदा घर जा सको। चीफ का ऑर्डर सुनकर वो सब शॉक हो जाते हैं। सर, आप ये क्या बोल रहे हो? पर चीफ उन गार्ड्स पर ध्यान नहीं देता और प्रेसिडेंट के पास जाता है और जाते जाते अपने फोन से किसी को तो कॉल करता है। तभी हमें प्रेसिडेंट का फोन दिखता है, जिस पर उसके भाई का कॉल आया है। वो कॉल देखकर प्रेसिडेंट शॉक हो जाता है और चीफ की तरफ देखता है। उतने में प्रेसिडेंट बोलता है, अबे कॉल उठा, हमारे प्रेसिडेंट तुझे कॉल कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर प्रेसिडेंट समझ जाता है कि चीफ भी उसके भाई के साइड पर है। तभी दूसरे साइड से फोन पर बॉस ली बोलता है, तो कैसे हो छोटे भाई? बहुत टाइम हो गया तुमसे बात किए। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूं। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ साल पहले का सीन दिखता है, जहां पर प्रेसिडेंट और एमसी दोनों कार से कहीं पर जा रहे हैं। सिह्यूक, तुम्हें देखकर लगता है तुम आज बहुत खुश हो, क्या बात है? प्रेसिडेंट की बात सुनकर एमसी बोलता है, आज मेरे वाइफ का बर्थडे है और मैंने उसके लिए एक प्रेजेंट रेडी किया है, पर मैं उसे खुद नहीं दे सकता। आज मुझे वर्क पर जाना है और उसके मैसेज देखकर लगता है उसे वो प्रेजेंट बहुत पसंद आया है। उसकी बात सुनकर प्रेसिडेंट शॉक हो जाता है। मुझे लगा हम दोनों बहुत क्लोज हैं, पर ऐसा लगता है अभी भी मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता। पर तुम्हारी वाइफ सच में एक अच्छी लड़की ही, तभी तो उसने तुम्हें इतना बदल दिया है। अपने वाइफ के बारे में सुनकर एमसी हल्के से स्माइल करता है। वो सच में बहुत अच्छी है। उसकी बात सुनकर प्रेसिडेंट उसे घर जाने बोलता है, जिससे वो अपने वाइफ के साथ उसका बर्थडे मना कर सकता है। और उतने में प्रेसिडेंट कार स्टॉप करता है और सिह्यूक को घर भेजने लगता है। पर सिह्यूक प्रेसिडेंट को ऐसे ही बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर फिर भी प्रेसिडेंट उसे कार से उतर देता है। पहले तो एमसी को समझता नहीं कि अब उसने क्या करना चाहिए, पर उतने में वो अपना फोन निकाल के उसके वाइफ मिजू को कॉल करता है। मिजू, क्या आज हम डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं? तभी हमें प्रेसिडेंट की कार दिखती है, जिसमें ड्राइवर प्रेसिडेंट से पूछता है, सर, क्या हमारा मिशन चीफ सिह्यूक के बिना कंप्लीट होगा? पर उतने में प्रेसिडेंट बोलता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सिचुएशन पहले से अंडर कंट्रोल है, और अगर सिह्यूक को पता चला हम क्या कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और रात के टाइम पर हमें पोर्ट दिखता है,
जहां पर शीप्स रखी होती है। उतने में वहां पर प्रेसिडेंट पहुंच जाता है। वहां पर कुछ कार्स पहले उसका वेट कर रही थी। सर प्लीज हमें फॉलो करो। उस मेंबर की बात सुनकर प्रेसिडेंट उनके पीछे जाने लगता है। वहीं पर उसे देखकर कुछ और मेंबर बोलते हैं, तो क्या ये वही है जैसे नेवल्स ने चॉइस किया है? अरे वो तो बस हमारा नया डॉग है। उतने में दूसरे साइड प्रेसिडेंट एक फैक्ट्री में जाता है जहां पर एक इंसान को पहले से बहुत मार के लटका के रखा है। प्रेसिडेंट के आने की आवाज सुनकर वो इंसान बोलता है, क्या ये तुम हो ग्वांगवो? पर तभी प्रेसिडेंट बोलता है, तो तुम कैसे हो ह्युंग? पर प्रेसिडेंट की आवाज सुनते ही वो ह्युंग गुस्से में बोलता है, अबे चूतिया, तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है? अगर फादर को इस सब के बारे में पता चला तो तेरी खेल खत्म हो जाएगा। फादर के बारे में सुनकर प्रेसिडेंट बोलता है, तुम सही बोल रहे हो। अगर फादर को इस सब के बारे में पता चला तो वो मुझे मार देंगे। पर देखो ह्युंग, जो इतना सब हो रहा है तो तुम्हें सच में लगता है फादर बच सकेगा? उसकी बात सुनकर ह्युंग फिर से बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब तुम अकेले नहीं कर सकते तो कौन है जो तुम्हारी मदद कर रहा है? तभी प्रेसिडेंट उसे बताता है, नेवल्स को डॉसन कंस्ट्रक्शन को अपनी ब्रांच बनना था। तुमने और फादर ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया तो उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया कि अगर मैं तुम दोनों को खत्म करता हूं तो वो मुझे नेक्स्ट प्रेसिडेंट बना देंगे। ये सुनते ही ह्युंग को बहुत गुस्सा आता है। अबे साले, तू हमारे कंपनी को उन चूतिया लोगों को देना चाहता है? पर उतने में टीम लीडर फिर से बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? हमारी कंपनी, इस कंपनी के लिए मैंने जितना किया है उतना कोई और कर भी नहीं सकता। और अगर ये कंपनी आज चल भी रही है तो वो बस मेरे वजह से, और एक बात में मेरी पूरी लाइफ फादर और तुम्हारा डॉग बनकर नहीं बिता सकता। और अब मेरी बारी है, अब मैं हैंडल करूंगा हमारे कंपनी को, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े भाई, अब से तुम्हें समझेगा कि मेरी लाइफ कितनी घटिया थी। तभी प्रेसिडेंट वहां पर एक बुचर को बुलाता है, तुम सर्जरी स्टार्ट कर सकते हो, पहले इसके पैर काट देना। इतना बोलकर प्रेसिडेंट वहां से जाने लगता है। बॉस ली समझाता है कि वो गलत कर रहा है, पर प्रेसिडेंट हंटर उसकी बात नहीं सुनता। यहां तक कि उसका भाई उससे भीख मांगने लगता है। फिर भी प्रेसिडेंट उस पर ध्यान नहीं देता और बाहर आके जोर जोर से हंसने लगता है। उसे देखकर बाकी सब लोग उसे कांग्रेट्स करते हैं। प्रेसिडेंट बनने पर तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखता है, जहां पर यह स्टोरी बॉसली प्रेसिडेंट को सुना रहा था और उसके सामने ही सिह्युक भी खड़ा है और बाकी सब साइड में खड़े हैं। तो मेरे छोटे भाई, ये कहानी आज खत्म होती है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, चूतिया। इतना बोलकर बॉस ली फोन कट कर देता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि बॉस ली ने अपने भाई को उनके पास्ट की स्टोरी सुनाकर फोन कट कर दिया था, और अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखता है जहां पर सब लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं। वही प्रेसिडेंट के बिल्डिंग में उसके सब लोग मरे पड़े। उतने में हमें प्रेसिडेंट दिखता है। तुम्हें पता है सिह्युक, इस सब को पाने के लिए मुझे 50 साल लगे। ये नेम प्लेट देख रहे हो? तुम्हें पता है इसकी मीनिंग क्या है? तुम्हें जरूर बस लगता होगा ये तो बस एक नॉर्मल प्लेट है, पर जब से मैं छोटा था तब से मैं इसके बारे में सोचता था। इस प्लेट में ऐसी क्या पावर थी जो मेरे फादर को ये इतनी प्यारी थी? शुरुआत में मेरे फादर एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के बॉस थे, पर कुछ पॉलिटिकल लोगों को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंटरेस्ट था और इसीलिए उन्हें हमें उनका फुल सपोर्ट दिया। और उस सपोर्ट से हमारी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन कोरिया की फर्स्ट किलर ऑर्गेनाइजेशन बन गई और नॉर्मली में भी एक किलर बन गया। पर इतने टाइम बाद भी मुझे इस नेम प्लेट की मीनिंग नहीं समझ रही था। पर जिस दिन मैंने मेरे फादर को मारकर इस नेम प्लेट को मेरा कर दिया, तभी मुझे इसकी मीनिंग समझ आई। ये नेम प्लेट प्रूफ थी कि मैं बाकी लोगों से अगल हूं और वो सब मेरे नीचे है, और ये नेम प्लेट मेरा रिवॉर्ड है। उतने में उस प्लेट को यूज करके प्रेसिडेंट एमसी के फेस पर लाइट मारता है और अगले ही पल सिह्युक पर अटैक करता है, पर सिह्युक उसका अटैक डोज कर लेता है। पर तभी प्रेसिडेंट उसे एक किक मारता है। सिह्युक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए? तुम बस मेरे डॉग थे और डॉग ने कभी भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी फाइट देखकर टीम लीडर बिच में जा ही रहे थे, पर रेड सूट उन्हें रोक देता है। कोई उनके बिच नहीं जाएगा, ये उनका पर्सनल मैटर है। वही दूसरे साइड वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। तभी एमसी प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ लेता है
और प्रेसिडेंट को खत्म करने ही वाला था। पर उतने में प्रेसिडेंट अपने हाथ से एक हिडन वेपन निकालता है, जिससे एमसी के एक हाथ पर चोट लग जाती है। यही मौका देखकर प्रेसिडेंट फिर से एमसी पर अटैक करता है, पर सिह्यूक उसे फिर से पकड़ लेता है और नाइफ से उस पर अटैक करता है, पर नाइफ प्रेसिडेंट के सूट को कट नहीं कर पाती। पर उतने में प्रेसिडेंट एमसी को किक मार के दूर फेंक देता है और सिह्यूक पर अपने वेपन से अटैक करता है और वो दोनों एक दूसरे से पूरे ताकत के साथ फाइट करने लगते हैं। पर तभी मौका देखकर प्रेसिडेंट सिह्यूक को पकड़ लेता है, पर सिह्यूक इस बारे भी जैसे तैसे उसे साइड में फेंक देता है और प्रेसिडेंट बाकी सब लोगों के सामने आ जाता है। उन्हें देखकर वो पागल होने लगता है, क्योंकि वहां पर प्रेजेंट हर कोई उसे मारने के लिए ही आया है और वो भले ही सिह्यूक से फाइट में जीत जाएगा, पर इन सब से वो कैसे बच पाएगा। तभी उसे चीफ दिखता है। वूंग, मेरा भाई तुम्हें इस सब के लिए कितने पैसे दे रहा है? मैं उसके डबल पैसे दूंगा। तुम ही चाहे तो मैं उससे भी ज्यादा पैसे दूंगा। तुम बस अमाउंट बोलो, मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे देने के लिए रेडी हूं। बस मुझे इन सब से बचा लो। पर चीफ उसके तरफ देखकर बोलता है, मेरे दोस्त, तुम कभी नहीं बदलोगे, पर इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तो क्यों ना तुम इस सब को खुद ही हैंडल कर लो। ये सब हो ही रहा था कि तभी सिह्यूक पीछे से प्रेसिडेंट को आवाज देता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम भूल गए तुम्हारे फादर और मेरे बीच में यह डील हुई थी कि मैं जब चाहूं तब रिटायर हो सकता हूं और इसके लिए मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा? तो फिर तुमने वो डील क्यों तोड़ दी? सिह्यूक की बात सुनकर प्रेसिडेंट डर जाता है। मुझे माफ कर दो, पर मैं डर गया था। क्या होता अगर तुम किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते? तो अगर ऐसा होता तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाती और इसीलिए तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे यह सब करना पड़ा और इसीलिए मैंने उस चूतिया तुम्हें मारने भेजा था, पर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। प्रेसिडेंट ये सब ऐसे ही टाइम बचाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि अभी भी प्रेसिडेंट के पास एक गन है और वो बस उसे यूज करने के लिए सही टाइम का वेट कर रहा है। तभी वो फिर से बोलता है, तुमसे कोई भी अगर इस सिह्यूक को मारता है तो मैं उसे 10 बिलियन दूंगा। पर उसकी बात सुनकर सिह्यूक बोलता है, प्रेसिडेंट इस पूरे रूम में आपका साथ कोई नहीं देने वाला है, तो इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने उसे मार दिया। वो अकेली थी इस दुनिया में जिसे मैं प्यार करता था, और अगर आज वो यहां पर होती तो मुझे रोक लेती, पर अब इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे रोक सकता है। पर उतने में सिह्यूक को अपने पास देखकर प्रेसिडेंट हंसने लगता है और अपनी बंदूक उसके तरफ कर देता है, पर वो शूट कर सके इससे पहले सिह्यूक उसका गला काट देता है। अपने डेथ को इतने पास देखकर प्रेसिडेंट को उसका पास्ट याद आने लगता है, जहां पर बचपन से उसे उसका भाई पसंद नहीं था, क्योंकि उनका फादर बस उसके बड़े भाई से प्यार करता था और प्रेसिडेंट तो उन दोनों के लिए इस दुनिया में था ही नहीं। वो चाहे जो कर, उसके फादर ने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो उन दोनों के परछाई में ऐसे ही अपने पूरे लाइफ दबा रहा और दूसरे साइड उसका भाई और फादर और क्लोज आते गए। और वो दिन दूर नहीं था जब उसका फादर उसके भाई को नेक्स्ट प्रेसिडेंट बना देता। इस सब को याद करके प्रेसिडेंट उन दिनों के बारे में सोचने लगता है, जहां पर एक दिन उसका फादर आके उससे पूछता है, क्वांगवो, क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो फिर कहीं पर जाके सी फूड खाते हैं, क्या बोलते हो? इस सब को याद करके उसे समझ जाता है कि वो अपने पूरे लाइफ के बारे में गलत था। अगर वो अपने फादर को समझ पाता तो आज उसकी लाइफ कुछ और होती। पर तभी एमसी उसे देखकर बोलता है, अब इस सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस मरो और ऊपर जाके मेरा वेट करो। मैं जल्दी ही तुमसे मिलने फिर आऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोग दिखते हैं जो 1.5 लोगों की बॉडीज उठा रहे हैं। उतने में हमें प्रेसिडेंट दिखता है जिसे एमसी ने खत्म कर दिया है। अरे यारे, मैंने इन्हें कहा था कि पहले इस फ्लोर को क्लियर करो, फिर वो सब फर्स्ट फ्लोर पर क्या कर रहे हैं और इस चूतिया को हमें क्यों उठाना पड़ रहा है? वो दोनों ये सब बोल ही रहे थे कि तभी चीफ आके उन्हें साइड में फेंक देता है और प्रेसिडेंट को उठाने लगता है। मैं इन्हें खुद उठाकर ले जाऊंगा, तो तुम सब बाकी चीजों को क्लियर करो। इतना बोलकर चीफ प्रेसिडेंट को अपने साथ ले जाता है। उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम सिह्यूक दिखता है जो जैसे तैसे अपने घर जा रहा है, पर तभी उसके पीछे टीम लीडर और रेड सूट आ जाते हैं। सिह्यूक, इस सब लिए थैंक यू। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारे इस मदद को हमेशा याद रखूंगा।
पर क्या तुम ठीक हो? तुम्हें पता है ना, प्रेसिडेंट को मारने के वजह पर तुम्हारे पीछे नेवल्स पड़ जाएंगे। क्या तुम उनसे बच पाओगे? उसकी बात सुनकर सिह्यूक उसके तरफ देखता है पर कुछ नहीं बोलता। उतने में रेड सूट टीम लीडर को ऑर्डर देता है, तुम सिह्यूक को हॉस्पिटल ले जाओ, मैं वापस जाके मेरे बाकी लोगों को चेक करता हूं। इतना बोलकर रेड सूट वहां से चला जाता है और टीम लीडर जाके सिह्यूक को सपोर्ट देने लगता है। फाइनली ये सब खत्म हो गया, चलो पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें कुछ नए लोग दिखते हैं। तो ग्वांग फाइनली मर गया। वैसे भी उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसे कोई याद करेगा। तो फिर पिल्जो, तुमने क्या सोचा है? क्या तुम ऑर्गेनाइजेशन फिर से ज्वाइन करने वाले हो? उसकी बात सुनकर पिल्जो बोलता है, अब इतना सब हो ही गया है तो मुझे कुछ टाइम तक बॉस ली का साथ देना ही पड़ेगा। ये सब छोड़ो, मैंने सुना तो वो आने वाले हैं। उसकी बात सुनकर वो दूसरा इंसान बोलता है, वो जरूर आएंगे, अब नेवल्स को आने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है सिह्यूक कुछ टाइम तक बहुत बिजी होने वाला है। उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें डॉसन कंस्ट्रक्शन का ऑफिस दिखता है, जहां पर कुछ लोग आपस में बोल रहे हैं, तुमने सुना प्रेसिडेंट ग्वांगवो को सिह्यूक ने खत्म कर दिया? अब क्या होगा? पहले हमें नए प्रेसिडेंट को कॉल करना चाहिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें यूके का एक होटल दिखता है। तुमने सुना कोरिया के टॉप किलर ने नेवल्स के डॉग ग्वांगवो को मार दिया? लगता है अब कुछ टाइम तक बहुत मजा आने वाला है। तुम्हें क्या लगता है इस बार सिह्यूक का क्या प्लान होगा? उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें नेवल्स फैमिली दिखती है। तो ये न्यूज सच है? यस सर, ग्वांगवो ने सिह्यूक के वाइफ को मार दिया और इससे ये सब स्टार्ट हुआ। पहले उसने हमसे रिक्वेस्ट तो की थी, पर जब हमने उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी तो बाकी सब उसने अपने आप किया। तो ये सब एक लड़की के वजह से हुआ है। हमारा टोकन ऑफ ग्रैंडेल का अब कोई मीनिंग नहीं है, तो अब उन्हें और देर नहीं रोक सकते। तुम सही बोल रही हो, हमारी कोरियन ब्रांच खत्म, डिस्ट्रॉय हो गई है। अब हम और देर चुप नहीं बैठ सकते। ठीक है, हाउंड डॉग्स को समन करो और उन्हें बताना कि उनके पुराने दोस्त को मिलने का मौका आ गया है। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम बॉस ली दिखता है, जिसने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नेवल्स के लोगों को पकड़ लिया। सर, हमें माफ कर दो, हमने गलती कर दी। प्लीज सर, बस एक बार हमें माफ कर दो। उतने में उनकी बात सुनकर बॉस ली बोलता है, तो तुम ही लोग थे जिन्होंने ग्वांगवो को यह सब करने के लिए उकसाया? तुम्हारे वजह से हमारी कंपनी नेवल्स के पास चली गई और तुम यही नहीं रुके, तुमने मेरे फादर को भी मार दिया और ये सब तुमने इन स्टार्स के लिए किया। उतने में वो लोग बोलते हैं, सर हम तो वही कर रहे थे जो कंपनी के लिए अच्छा था, और आप जानते ही है ना, जो भी नेवल्स के खिलाफ जाता है उसे वो खत्म कर देते हैं। सर, आपके पास अभी भी चांस है। अगर आप सिह्यूक को उनके हवाले कर देते हो तो वो आपको और पैसा और सपोर्ट ऑफर करेंगे। आपको बस उन्हें आपकी लॉयल्टी साबित करनी है। सर, आप चाहो तो हम इस सब में आपकी मदद कर सकते हैं। उनके बात सुनकर बॉस ली बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम लोग समझ नहीं रहे, मैंने ये टाइम तुम्हें ये सब बोलने के लिए नहीं दिया है। क्यों ना तुम्हें जो टाइम मिला है उससे तुम कुछ टाइम के लिए भगवान को याद कर लो, क्योंकि कुछ ही टाइम में तुम उनके ही पास जाने वाले हो। बॉस ली बात सुनकर एक इंसान फिर से बोलता है, ली क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? क्या तुम सच में नेवल्स के खिलाफ जाना चाहते हो? तभी उसकी बात सुनकर बॉस ली बोलता है, तुम्हें तो पता ही है ना, नेवल्स ने मुझे सब कुछ छीन लिया, तो अब खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतना बोलते हैं बॉस ली के दोस्त उन सबको मारने लगते हैं। उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दूसरे साइड नेवल्स के हाउंड डॉग्स दिखते हैं जो उनके हाइड आउट पर आए हैं। वहां पर फर्स्ट उनकी चेकिंग होती है और फिर वो अंदर जाने लगते हैं। क्या इन्हें सच में हर टाइम हमें चेक करने की जरूरत है? इसके बाद वो सब आपस में बोलने लगते हैं, पर तभी उनका लीडर बोलता है, तुम सब इस पॉइंट से कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब हम हायर मेंबर्स के सामने जाने वाले हैं। फिर भी अंदर जाने से पहले एक बंदा बोलता है, अरे यार, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना बोलकर वो सब अंदर चले जाते हैं, जहां पर हमें दिखता है कि कुछ लोग ऊपर फ्लोर पर है और उनके पीछे कुछ शार्क्स है और उस रूम में बहुत सारे लोग हैं जो गन्स लिए खड़े हैं। तभी हाउंड्स का लीडर जाके हायर मेंबर्स को ग्रीट करता है। उतने में हायर मेंबर बोलता है, तुम सबको पता ही है कि हमने तुम्हें यहां पर क्यों बुलाया है, हमारा टोकन लॉस्ट हो गया है।
अब उसकी कोई मीनिंग नहीं है। और ये सब सहयोग तुम्हारा ओल्ड टीम मेंबर का काम है और अब तुम सबको उसे खत्म करना है। हाउंड डॉग्स, तुम्हारी ये जॉब है, चार सहयोग को जल्द से जल्दी खत्म कर दो। हायर मेंबर्स का ऑर्डर सुनते ही टीम लीडर बोलता है, यस सर, हम समझ गए। अब से हमारा टारगेट सहयोग है और हम उसे जल्द खत्म कर देंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है एक वीक आगे, जहां पर हाउंड्स अब सहयोग को मारने के लिए फ्लाइट पकड़ के कोरिया आ गए। हम सबको टारगेट लिस्ट मिली है, तो तुम सबने अपने अपने टारगेट चेक कर लिए ना। हमें उन सबको टीम लीडर के कोरिया आने से पहले खत्म करना है। पर इस पूरे मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट सहयोग है, तो वो हमारा टॉप टारगेट है। ऑर्डर देने वाला बंदा हाउंड डॉग्स का वाइस कैप्टन है। उसका नाम डेड फेस है और वो कुल मिला के 6 लोग हैं जिन्हें एमसी को मारने का ऑर्डर मिला है। उतने में हमें दूसरे साइड बॉस ली दिखते हैं, जो अपने नाइफ को साफ कर रहे हैं। तभी उस रूम में रेड शर्ट आ जाता है और उसके साथ ही व्हाइट कोट वाला इंसान भी आ जाता है। वो आते ही बॉस ली को ग्रीट करता है, बहुत टाइम हो गया आपसे मिलकर बॉस, तो आप कैसे हो? तभी उसकी बात सुनकर बॉस ली हंसने लगता है, अबे चूतिया, अपने दोस्त को बॉस कौन बोलता है? वो सब छोड़, क्या तू ठीक है पिलजो? बॉस ली को अभी भी पहले जैसा देखकर व्हाइट कोट खुश हो जाता है, पर तभी रेड सूट उसे पूछता है, तुम्हें देखकर खुशी हुई चीफ पिलजो, अच्छा हुआ आप वापस आ गए। उसकी बात सुनकर पिलजो बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही फॉर्मली बोल रहे हो? और ये सब छोड़ो, चीफ कहां पर है? वो मुझे कहीं देख नहीं रहा? क्या वो कहीं गया है? इतना में रेड सूट बताता है कि चीफ कुछ पुराने मेंबर्स को फिर से वापस लाने के लिए गया है। तो अभी तक उसे कोई मिला? पिलजो के सवाल पर रेड सूट कुछ बोल सकता, इससे पहले बॉस ली बोलता है, मुझे नहीं लगता उसे कोई मिलेगा। इस सबको हुए 10 साल से भी ज्यादा टाइम गुजर गया है। अब कौन चाहेगा नेवल्स से बदला लेना? तभी हम दूसरे साइड चीफ दिखता है, जो बहुत तेज बारिश में एक ओल्ड मेंबर से मिलने आया है। पर उस मेंबर की फैमिली देखकर चीफ समझ जाता है कि उसे इस सब में घसीटना अच्छी बात नहीं है, तो चीफ बस उस मेंबर को ग्रीट करके छोड़ देता है। वो उसे बदले के लिए फिर से किसी प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। उतने में सीन फिर से ऑफिस में फोकस होता है। अगर हम और लोगों को नहीं लाते तो जल्दी ही हम सब भी मर जाएंगे। तभी रेड सूट बोलता है, सर मैंने एक लिस्ट बनाई है नए जोड़िए कैंडिडेट्स के लिए, मुझे लगता है ये सब अच्छे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। उसकी लिस्ट देखकर पिलजो हंसने लगता है, ये क्या तुमने बस 4 लोगों को सिलेक्ट किया है? क्या सहयोग ने इतने लोगों को मार दिया? वो जरूर बहुत गुस्से में होगा। उतने में रेड सूट बोलता है, तुम्हें पता ही है ना भाई, सहयोग कैसा इंसान है। पर वैसे उसका जो साथ दे रहा था ना मनसो, उसके स्किल्स सच में बहुत अच्छे हैं। वो नया जोड़िएक बन सकता है, इसीलिए मैंने उसका नाम टॉप पर रखा है। पर मुझे एक बात नहीं समझ रही, इस इंसिडेंट से पहले उसे कोई नहीं पहचानता था? उसके स्किल्स के साथ अब तक वो टॉप रैंक पर पहुंच सकता था। तभी पिलजो टीम लीडर का फोटो देखकर बोलता है, तुम्हें दिख रहा है उसकी आंखों में कोई गोल नहीं है। उसे देखकर लगता है जैसे कि वो बस मरना चाहता है। मुझे सच में ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उतने में उनकी बात सुनकर बॉस ली बोलता है, हम इस सब के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोच सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर हम नेवल्स के खिलाफ जा ही रहे हैं तो हम जिसकी हेल्प मिलती है उसकी लेनी पड़ेगी। एक काम करो, इन सब कैंडिडेट्स को समन करो, देखते हैं उनमें से कौन सबसे ताकतवर है जो नेक्स्ट जोड़ी बन सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर बारिश में एक कार दिखती है जिसे टीम लीडर चला रहा है। उतने में हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखता है, जहां पर एमसी को घर पहुंचाने के बाद वो टीम लीडर से बोलता है, सर अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूं और अब मैं अच्छे से मूव भी कर पा रहा हूं, तो अब जा सकते हो। उतने में टीम लीडर बोलता है, अभी हमारे कंपनी की बहुत बुरी हालत है और लगता है बॉस ली सच में नेवल्स से फाइट करने वाले हैं, तो तुमने क्या सोचा है सहयोग, तुम क्या करोगे? तभी सहयोग बोलता है, मैं इंतजार कर रहा हूं। एमसी का आंसर सुनकर टीम लीडर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं समझता कि सहयोग किसका इंतजार कर रहा है और क्यों कर रहा है। इतने में सहयोग फिर से बोलता है, उस इंसान के आने के बाद ही मैं कुछ कर सकता हूं। तभी सीन फिर से प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहां पर टीम लीडर कार चला रहा है
और वो अभी तक एमसी के बारे में सोच रहा है। क्या सिह्यूक नेवल्स फैमिली के बारे में बोल रहा था, या फिर वो किसी और के बारे में बात कर रहा था? क्या वो सच में नेवल्स से बदला लेगा या नहीं? जो भी हो, सिह्यूक अभी भी गुस्सा है, तो उसे उस गुस्से को किसी ना किसी जगह पर तो निकालन ही पड़ेगा। ये सब बोलते बोलते टीम लीडर अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर रूम में जाते ही उसके मदर उसे देख लेती है। वो तो तुम आ गए। पर अपने मदर को देखकर टीम लीडर बहुत डर जाता है। मदर प्लीज अपने रूम में जाओ। पर उसकी मदर फिर से बोलती है, क्या हुआ बेटा, क्या कोई बाहर है? तुम्हारे आने से पहले भी कुछ लोग दरवाजे पर थे, पर मैंने हमारा दरवाजा ओपन नहीं किया। अपने मदर की बात सुनकर टीम लीडर और शॉक हो जाता है। पर तभी उनके दरवाजे से फिर से आवाज आती है और वो पीछे मुड़ कर देखते हैं। वहां पर उन्हें कुछ लोग दिखते हैं। टीम लीडर के मदर को लगता है कोई उन पर प्रैंक कर रहा है, पर टीम लीडर एकदम सीरियस होकर अपनी नाइफ निकाल लेता है। मदर, आप यही रहो और जब तक मैं ना कहूं तब तक बाहर मत आना। अपने बेटे की बात सुनकर वो समझ जाती है कि कुछ तो गलत हो रहा है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सिह्यूक दिखता है जो शावर ले रहा है। पर उतने में शावर बंद करके सिह्यूक बाहर आता है। तभी उसे अपने टेबल पर एक कार्ड दिखता है जिस पर नेवल्स का सिंबल है। उसे देखकर वो शॉक हो जाता है, पर वो आगे कुछ सोच पाता। इससे पहले उसके फोन पर एक कॉल आता है। सिह्यूक जाके वो कॉल उठा लेता है। हेलो, क्या हुआ? तुम मुझे इस टाइम पर क्यों कॉल कर रहे हो? तभी दूसरे साइड से आवाज आती है, यो सिह्यूक, बहुत टाइम हो गया, तुम्हारी आवाज सुने। अरे सॉरी, अब तुम्हारा नाम रेड शर्ट है। और के बाद कैसा दोस्त है, तुम्हारा फोन को कोई लॉक भी नहीं रखा है। इसने क्या तुमने कभी इसे कुछ सिखाया नहीं? उतने में सिह्यूक बोलता है, कामिया शीन, तुम कहां पर हो? अपना नाम सुनकर शीन बोलता है, सिह्यूक, तुम्हें अभी भी मेरी आवाज याद है? वैसे इसे भूलना मत। और अब तुम्हें पता ही है कि हम कोरिया में हैं। अब तक हम तुम्हें कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब तक तुम ग्रैंडेल के अंडर जी रहे थे। मैंने सुना इन 10 सालों में तुमने शादी भी कर ली। इसका मतलब तुम सच में ये 10 साल बहुत मजे कर रहे थे। तो अब मेरे बेस्ट फ्रेंड सिह्यूक, तुम आराम से मर सकते हो। इतना बोलकर शीन फोन कट कर देता है। तभी एमसी बॉस ली को कॉल करता है। वही दूसरे साइड हमें बॉस ली दिखता है। क्या हुआ सिह्यूक? सर, आपको पहले पता लग गया होगा, हाउंड्स कोरिया आ गए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना? लगता है सिह्यूक एक बार फिर से हमारा दुश्मन सेम है। तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं? बॉसली नेवल्स मुझसे बदला लेना चाहते हैं, पर अगर वो मुझे ढूंढ नहीं पाए तो वो मेरे पास के लोगों पर अटैक करेंगे। और इसलिए मैं आपसे एक हेल्प चाहता हूं। क्या आप एक जगह पर किसी को भेज सकते हो जो नेवल्स को हैंडल कर सकता है? तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखता है, जहां पर टीम लीडर अपने घर का दरवाजा ओपन करता है, पर उसके घर के बाहर नेवल्स के मेंबर नहीं थे। वहां पर रेड सूट अपने कुछ लोगों के साथ आया है। देखो, सिह्यूक ने हमारी हेल्प मांगी है। वो चाहता है कि हम तुम्हें और तुम्हारे मदर को यहां से कहीं और ले जाए। रेड सूट की बात सुनकर टीम लीडर पूछता है, पर यह सब करने की क्या जरूरत है? तभी रेड सूट बोलता है, नेवल्स के हाउंड डॉग्स कोरिया में आ गए हैं। हाउंड्स का नाम सुनकर टीम लीडर शॉक हो जाता है। उसे ऐसा देखकर उसकी मदर डर जाता है। मनसू, ये सब क्या हो रहा है? ये सब लोग कौन हैं? और ये हमें कहां ले जा रहे हैं? पर उतने में टीम लीडर बोलता है, मदर, अपनी जैकेट ले लो, हमें इनके साथ जाना पड़ेगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं आपको बाकी सब बाद में बताऊंगा। तभी दूसरे साइड हमें हाउंड्स का मेंबर शीन दिखता है, जिसने सिह्यूक के पुराने टीम मेंबर को बहुत मारा है। तो तुम खुद को कॉर्पोरेट एम्प्लॉय बताते हो? उतने में वो सिह्यूक का दोस्त बोलता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब मुझे छोड़ दो। पर तभी शीन फिर से बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या इतने टाइम में सिह्यूक ने मेरे बारे में कुछ भी बात नहीं की? क्या वो सच में मुझे भूल गया? ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। उसकी बातें किम को समझती ही नहीं। इतने में शीन फिर से बोलता है, मुझे समझ गया, तुम एक बुरे इंसान हो जो हमेशा दूसरों से झूठ बोलता है। इसका मतलब तुम मुझसे भी झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा।
क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे जैसे छोटे इंसान की कोई जरूरत नहीं है। शीन की बात सुनकर किम डर जाता है। रुको रुको, लगता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। पर सुनते ही शीन उसे पकड़ लेता है। तो क्या क्या बताया है सिह्यूक ने मेरे बारे में? क्या सिह्यूक ने जरूर तुम्हें मेरा नाम बताया होगा? तो क्या है मेरा नाम? पर किम को तो शीन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और शीन को जल्दी ही समझ जाता है कि किम उसे झूठ बोल रहा था। तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। सिह्यूक ने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया, तो तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब तुम बहुत बुरे इंसान हो, और मुझे बुरे लोग पसंद नहीं। इतना बोलकर शीन किम का फेस अपने हाथों से दबाने लगता है और बस अपने ताकत से उसे मार देता है। उतने में सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें टीम लीडर दिखता है जो अपने मदर को लेके भाग रहा है। सर, हम कहां पर जा रहे हैं? इतने में रेड सूट बताता है, हम सेंटर गेट से नहीं जा सकते, इसीलिए हमने पीछे साइड कार पार्क के रखी है। हमें बस उस तक पहुंचना है। इतना बोलने के बाद वो सब पीछे वाले गेट की तरफ भागने लगते हैं। तभी बिल्डिंग के ऊपर हमें एक इंसान दिखता है जो फोन पर बात कर रहा है। उन्हें भागते देखकर मुझे चींटियों की याद आ रही है। मैं सच में उन सबको मारना चाहता हूं। उस इंसान का नाम वेन काय है और वो भी हाउंड्स का मेंबर है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हाउंड डॉग्स ने उनका मिशन स्टार्ट कर दिया है, और अब प्रेजेंट में बॉस लेके लोगों के सामने हाउंड्स के 2 मेंबर आ जाते हैं। ओए रेड सूट चूतिया, अगर तू ऐसे ही बारिश में भागता रहा तो गिर जाएगा, तो भागना बंद कर दे, नहीं तो मैं तेरे पैर काट दूंगा। इस मेंबर का नाम है डियो वेरो। उसकी बात सुनकर रेड सूट के जूनियर उस पर अटैक करने के लिए रेड हो जाते हैं। वही दूसरे रेड सूट सोचता है, इन सबको हमारे लोकेशन के बारे में इतने जल्दी पता कैसे चल रहा है? पर तभी उसे एमसी की बात आती है कि कुछ भी हो, हाउंड से फाइट मत करना, और इस सब के बारे में सोचकर रेड सूट अपने जूनियर्स को ऑर्डर देता है, तुम सब जाओ यहां से, मैं इन दोनों को देख लूंगा। उसकी बात सुनकर बाकी सब शॉक हो जाते हैं। बॉस, हम आपको ऐसे ही अकेला छोड़कर यहां से नहीं जाएंगे। इस पर रेड सूट बोलता है, मनसू, इससे मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, अपने मदर पर ध्यान दो, उनको यहां से ले जाओ। उसकी बात सुनकर मनसू अपने मदर को लेके जाने लगता है। सर, मैं आपके लिए जरूर बैकअप बुलाऊंगा, तो प्लीज अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर मनसू वहां से चला जाता है। ये सब देखकर डियो को बहुत गुस्सा आता है। और क्या तुम देख रहे हो ना, हमारा टारगेट यहां से जा रहा है, हम उन्हें ऐसे ही यहां से जाने नहीं दे सकते। एक काम करो, तुम जाके उन्हें पकड़ो। इस पर उसका बड़ा भाई ओरका बोलता है, डियो तुम भूल गए क्या, आज संडे है और संडे को मैं फाइट नहीं करता। उसकी बात सुनकर डियो को और गुस्सा आता है। अबे मेरे चूतिया बड़े भाई, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना हमें उनकी लोकेशन ढूंढने के लिए क्या क्या करना पड़ा है। अगर डेप्यूटी कमांडर ना होते तो वो हमें कभी मिलते भी नहीं, और तुम उन्हें ऐसे ही जाने दे रहे हो क्योंकि आज संडे है। तुम भूल गए क्या वो सब सिह्योक के दोस्त है और हमें उन सबको होस्टेज लेना है। उन दोनों भाई का कन्वर्सेशन देखकर रेड सूट समझ जाता है कि बड़ा भाई कुछ नहीं करना चाहता है और छोटा भाई डियो हाउंड्स में सबसे ज्यादा वीक है, तो रेड सूट पहले उसे मारने के बारे में सोचता है। तुम सब अभी भी यहां पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम सबको यहां से जाने का ऑर्डर दिया था। उसकी बात सुनकर उसके जूनियर बोलते हैं, सर, हम आपको यहां पर छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। उनकी बात सुनकर रेड सूट समझ जाता है कि उनका माइंड चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, फर्स्ट हम उस डियो को फाइट से बाहर करेंगे और फिर हम सब मिलकर उस बड़े इंसान को मार सकते हैं। अपने बॉस की बात सुनकर वो सब खुद को फाइट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं। वही दूसरे साइड डियो अपने भाई को बोलता है, ठीक है, तो तुम फाइट नहीं करोगे ना? याद रखना, अगर वो सब यहां से भाग गए तो ये तुम्हारी गलती होगी। इतना बोलकर डियो रेड सूट के टीम से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम सब, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो ये सब जल्दी खत्म करते हैं। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग दिखती है जिसके अंदर एक हाउंड एमसी का वेट कर रहा है। तो तुम यहां पर आ ही गए, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले, तो फिर कैसे हो? सिह्योक, इस मेंबर का नाम उइचान 2 है और वो हाउंड्स को ज्वाइन करने से पहले डॉसन कंस्ट्रक्शन में काम करता था। सिह्योक उसकी बात सुनकर भी कुछ नहीं बोलता और बस उसे देखता रहता है। उतने में कुछ देर बाद उई ओएमसी पर अटैक करता है
पर सिह्युक उसका अटैक बहुत ही आसानी से डोज कर लेता है। तभी उई एक साथ और अटैक करता है, पर एमसी उन्हें भी डोज कर लेता है। उसकी स्किल्स देखकर उई इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के पास आके फाइट करने लगते हैं। जहां पर वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से काउंटर कर रहे हैं, उतने में उई बोलता है, अगर तुम इतना ही कर सकते हो तो कुछ भी फायदा नहीं है, ऐसे तुम जल्दी ही किसी ना किसी के हाथों से मारे जाओगे। तभी हमें दूसरे साइड का सीन दिखता है, जहां पर रेड सूट डियो से बसे फाइट कर रहा है। उस फाइट में डियो रेड सूट पर भारी पड़ रहा है और उसकी स्किल्स देखकर रेड सूट बहुत ही शॉक है। अगर ये हाउंड्स का सबसे वीक मेंबर है तो बाकी सब कितने ताकतवर है। जो भी हो, मैं ऐसे ही इससे हार नहीं सकता। इतना सोचते ही रेड सूट फाइनली डियो पर एक अटैक लैंड करता है। वो अटैक इतना भी डेंजरस नहीं होता, पर वो अटैक लगते ही डियो फ्लोर पर गिर के एक्टिंग करने लगता है। ये तुमने क्या कर दिया? अरे मेरा हाथ, ये बहुत दर्द कर रहा है, लगता है मैं मरने वाला हूं। प्लीज कोई तो मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज ओरका मेरे भाई, मुझे बचा लो। उसकी बात सुनते ही उसका भाई रेड सूट पर अटैक करता है। उसके बस एक अटैक से रेड सूट बहुत दूर जाके गिरता है। ये सब देखकर रेड सूट के जूनियर भी शॉक हो जाते हैं। सर, क्या आप ठीक हो? वही दूसरे साइड डियो और ज्यादा एक्टिंग करता है। जैसे देखकर ओरका को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उतने में बाकी सब जाके रेड सूट को सपोर्ट देने लगते हैं। सर, क्या आप ठीक हो या आपको कहीं पर चोट लगी है? तभी रेड सूट बोलता है, मैं ठीक हूं, पर तुम सब यहां से जल्दी निकलो। वो बड़ा बंदा सच में एक मॉन्स्टर है। मैंने उसका अटैक ब्लॉक करने की कोशिश की और उसने मेरा हाथ ही तोड़ दिया। रेड सूट की बात सुनकर भी उसकी टीम का कोई भी वहां से नहीं जाता। सर, आपको रेस्ट करने की जरूरत है तो आप थोड़ी देर ऐसे ही रहो, तब तक हम उन्हें देख लेंगे। और वैसे भी सर, अगर हम इन्हें यहीं पर रोक नहीं सके तो ये बॉस ली तक भी पहुंच जाएंगे, तो हमें इन्हें यहीं खत्म करना पड़ेगा। इतना बोलते ही वो सब ओरका पर अटैक करने जाते हैं। उन्हें देखकर रेड सूट सोचता है, उन सबको पता है कि हम ये फाइट जीत नहीं सकते, फिर भी वो सब मेरा साथ दे रहे हैं और अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो ये हाउंड्स बॉस तक भी पहुंच जाएंगे और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मुझे इन दोनों में से एक को तो मेरे साथ ले जाना ही पड़ेगा। वही दूसरे साइड डियो उन सबको देखकर सोचता है, ये सब चूतिया क्या कर रहे हैं? इन्हें सच में लगता है ये ओरका से फाइट कर सकते हैं। उतने में हमें रेड सूट दिखता है, जो ओरका के सारे अटैक डोज कर रहा है और दूसरे साइड ओरका भी उसके सारे अटैक आसानी से डोज कर पा रहा है। पर उतने में रेड सूट ओरका पर अटैक करता है। उसकी किक ऑलमोस्ट ओरका को हिट करने ही वाली थी, पर अगले ही हमें दिखता है कि ओरका ने उसके वेपन से रेड सूट को घायल कर दिया है और ओरका वही नहीं रुकता और रेड सूट के सर को पकड़ लेता है और वो रेड सूट को फिनिश करने ही वाला होता है। पर तभी रेड सूट को उसकी पास्ट का सीन याद आता है, जहां पर वो बॉस ली को सुसाइड करने से रोक रहा होता है। प्लीज बॉस, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। उसकी बात सुनकर बॉस ली बोलता है, मैं मेरे कंपनी और फादर दोनों को नहीं बचा सका, तो अब मेरा जिंदा रहकर भी क्या फायदा है? और अब वैसे भी मैं मेरे पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। बॉस ली की बात सुनकर भी रेड सूट उन्हें सुसाइड करने से रोकता है। तब उसकी बात सुनकर बॉस बोलता है, ठीक है, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, अब तुम रोना बंद करो। उतने में प्रेजेंट में ओरका रेड सूट को मार सकता। इससे पहले रेड सूट का जूनियर उसे बचा लेता है और रेड सूट के जगह पर खुद खत्म हो जाता है। यह सब होने पर भी ओरका नहीं रुकता और रेड सूट को खत्म करने के लिए उसके पास जाने लगता है। पर इस बार रेड सूट भी मरने के लिए रेडी है और तभी ओरका उस पर अटैक करता है। पर रेड सूट उसका अटैक डोज करके उल्टा ओरका पर ही अटैक करता है और इस बार रेड सूट का अटैक ठीक ओरका के एक पैर पर लगता है, जो देखकर डियो भी शॉक हो जाता है। पर उतने में अगले ही पल ओरका रेड सूट को बस एक अटैक में खत्म कर देता है। वही सेम टाइम पर दूसरे साइड बॉस ली अचानक से अपने नींद से उठता है और उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है उसके किसी पास के इंसान के साथ। तभी दूसरे साइड हमें दिखता है कि एमसी अभी तक उस हाउंड के मेंबर से फाइट कर रहा है, जहां पर उन्हें देखकर लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। उतने में वो हाउंड एमसी पर अटैक करता है
पर सिह्यूक उसका अटैक डोज कर लेता है। पर वो हाउंड रुकता नहीं और एमसी पर कंटिन्यू अटैक करता है। पर सिह्यूक को उसके अटैक से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर तभी वो हाउंड एमसी को किक करता है। उसके किक से सिह्यूक थोड़ा पीछे हट जाता है, पर वो खुद को जैसे तैसे संभाल लेता है। लगता है उईचान तुम पहले से बहुत ताकतवर हो गए हो, तो क्यों ना हम सीरियसली फाइट करना स्टार्ट करें। इतना बोलते ही एमसी उसे धोने लगता है, जहां पर वो हाउंड एमसी को रोक भी नहीं पाता। पर कुछ देर मार खाने के बाद वो हाउंड हंसने लगता है। मुझे नहीं लगा था कि तुमसे फाइट करने में इतना मजा आएगा। चलो सिह्यूक, ये फाइट ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें हाउंड के 2 मेंबर दिखते हैं जो अपना मिशन कंप्लीट कर चुके हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, मुझे इस सब में कुछ अजीब लग रहा है। मुझे जल्दी ही ये सब डेड फेस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है उईचान कुछ और ही कर रहा है। तभी हमें फिर से एमसी के फाइट का सीन दिखता है, जहां पर वो हाउंड का बंदा एमसी को कुछ इशारे करे के बताता है कि उसका फोन काई ने हैक कर लिया था और उसे लगता है कि काई ने एमसी का भी फोन हैक कर लिया है। तो वो एमसी को उसका फोन दूर फेंकना बोलता है। इस पर एमसी उसे बताता है कि उसने उसका फोन कब का तोड़कर दूर फेंक दिया है। और ये सब पता चलने पर फाइनली वो हाउंड बोलता है, मुझे लगा था इतने सालों बाद में तुमसे ताकतवर हो गया। पर लगता है मैं गलत था। पर सच कहूं तो मुझे नहीं लगा था कि तुम यहां पर आने वाले हो। तुम क्या करते अगर ये सब तुम्हें मारने के लिए मेरा प्लान होता तो? इस पर सिह्यूक बोलता है, अगर ये सब तुम्हारा प्लान होता तो तुम मुझे मारने से पहले मेरे घर पर वो नोट नहीं छोड़ते। उसकी बात सुनकर वो बंदा सोचता है, सच में सिह्यूक कुछ और ही है। हाउंड्स जितना सिह्यूक के बारे में जानते हैं, सिह्यूक उस सब से बहुत आगे है। मैं तो यहां पर यह सोचकर आया था कि अगर सिह्यूक वीक होगा तो मैं जो उसे मार दूंगा। पर लगता है मैंने जो भी सोचा था वो सब गलत था। इस सब के बारे में सोचकर वो बोलता है, सिह्यूक मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज है। हाउंड का कमांडर अभी दूसरे मिशन पर है और वो कोरिया में अगले वीक तक नहीं आ सकता है और इसीलिए ये मिशन डेड फेस कंट्रोल कर रहा है। और इससे तुम्हारा एक फायदा है, डेड फेस को तुमसे इतना कुछ लेना देना नहीं है और इसीलिए उसका पूरा फोकस बोंगवॉन ली पर है। पर बाकी सब वो ऐसा नहीं लगता। उनके लिए टॉप टारगेट अभी भी तुम ही हो। पर वो जानते हैं कि बॉस ली को भी मारना नेविल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए अभी तक डेड फेस और काई ने तुम्हारे लोकेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। तो अब हमें यही कमजोरी उनके खिलाफ यूज ही करनी है। ये लो, इसे तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और इस ट्रैकर से तुम बस शिन ऑर्का की लोकेशन देख सकते हो। एमसी वो डिवाइस अपने पास रख लेता है। ये सब ठीक है, पर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? इस पर वो बंदा फिर से बोलता है, देखो सिह्यूक, तुम्हारे और हाउंड्स के बीच में पास्ट में जो भी हुआ हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें पता ही है मुझे कोरिया और नेविल्स फैमिली दोनों पसंद नहीं है। तो मैं तब तक खुश नहीं हो सकता जब तक ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एमसी को देखते हैं जो कार से दूसरी लोकेशन पर जा रहा है और जाते जाते वो उईचान ने जो कहा उसी के बारे में सोच रहा है। उतने में सीन 1 फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि बॉस ली अपने दूसरे लोगों के साथ वहां पर पहुंच गया है, जहां पर हाउंड्स ने रेड सूट और उनके लोगों को मार दिया था। वहां की डेड बॉडीज देखकर वो सब शॉक हो जाते हैं और इस सब से उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी मैनेजर बॉस की तरफ देखता है, जहां पर बॉस ली भी मैनेजर की तरफ देखकर कुछ टाइम पहले के बारे में सोचता है, जहां पर मिशन पर जाने से पहले बॉस ली रेड सूट को उसका ध्यान रखने बोल रहे और उन्होंने उसे कहा था कि अगर वो हाउंड से मिले तो वो वहां से भाग सकता है। उस वक्त बॉस की बात सुनकर रेड सूट भी बॉस को बताता है कि वो अब पहले जैसा नहीं है और अगर उसे लगता है कि उसकी लाइफ डेंजर में है तो वो वहां से भाग जाएगा। पर उसकी बॉडी देखकर हम समझ सकते हैं कि उसने बॉस ली की एक भी बात नहीं सुनी और बॉस ली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने खुद की भी लाइफ दांव पर लगा दी। तभी ये सब देखकर बॉस ली बोलता है, पूरे कंट्री को बता दो कि मैं बोंगवॉन्ग ली, डॉसन कंपनी का चेयरमैन, खुद हाउंड्स को हंट करने का ऑर्डर दे रहा हूं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से वो हाउंड का मेंबर दिखता है जो उस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन साइट पर बैठकर एमसी और उसके बीच हुए कन्वर्सेशन के बारे में सोच रहा है।
जहां पर कुछ देर पहले एमसी उसे बताता है कि कैसे बॉस के जगह पर उनका भाई कंपनी का चेयरमैन बना था और अब इसी के बारे में वो वहां पर अकेले बैठकर सोच रहा है। उतने में हमें डेड फेस दिखता है। जैसे कॉल करके कई बताता है, डेप्यूटी कमांडर में बहुत टाइम से उइचान के फोन से कनेक्ट नहीं कर पा रहा और ये सब सिह्यूक से मिलने के बाद से हो रहा है। मुझे लगता है इस सब में कुछ तो गड़बड़ है। उसकी बात सुनकर डेड फेस उसे शीन के बारे में पूछता है। उस पर काई उसे बताता है कि शीन उसके साथ ही है और उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी सबको हैंडल करना उसके लिए बहुत हार्ड हो रहा है क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा है। इस पर डेड फेस उसे ऑर्डर देता है, अभी के लिए उन सबको तुम देख लो, मैं जल्दी ही वहां पर आ रहा हूं। इतना बोलकर डेड फेस फोन काट देता है और तभी उसे कुछ लोग इशारा करके बताते हैं, तुम जैसे ढूंढ रहे थे वो इंसान यही है। उनकी बात सुनकर डेड फेस उन्हें कुछ पैसे देता है और उस इंसान के पास जाता है। वो इंसान डेड फेस को देखते ही बोलता है, तो इस ओल्ड इंसान से तुम क्या चाहते हो? उसकी बात सुनकर डेड फेस बोलता है, तुम्हारे जैसे ओल्ड इंसान यहां पर अकेला क्या कर रहा है? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे साथ कुछ गार्ड्स होने चाहिए? इस पर वो ओल्ड इंसान बोलता है, तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे जैसे बच्चे को हैंडल करने के लिए मुझे गार्ड्स की जरूरत है? उसकी बात सुनकर डेड फेस फिर से बोलता है, मैं मेरा मिशन स्टार्ट करने वाला हूं तो मैं चाहता हूं कि इस सब से कौंसिल जितना हो सके उतना दूर ही रहे। इस पर ओल्ड इंसान पूछता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, कौंसिल न्यूट्रल है और हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, और अगर नेवल्स उन रूल्स के खिलाफ जाती है तो हमें भी उनके खिलाफ एक्शन लेनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर डेड फेस पूछता है, तो जो अभी कोरिया में चल रहा है क्या वो कौंसिल के रूल्स के खिलाफ नहीं है? अगर कौंसिल सिह्यूक को पहले ही रोक देती तो नेवल्स को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। हम तो बस सब चीजें राइट कर रहे हैं और यही सब के लिए अच्छा है, और अगर कौंसिल हमें ये सब करने से रोकती है तो चीजें और खराब हो सकती है, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। जॉन युक, एक टाइम पर हर कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था क्योंकि तुम कौंसिल के टॉप मेंबर थे, तो मैं तुम पर भरोसा करता हूं कि तुम सही डिसीजन लोगे। इतना बोलकर डेड फेस वहां से चला जाता है। तभी हमें दूसरे साइड ब्लैक गोल्ड सोसाइटी की हेड सीईओ लीन दिखती है, जो काई के लिए कुछ लोगों की लोकेशन ट्रैक कर रही थी। तभी वो डेड फेस को कॉल करती है और उन सब लोगों की इंफॉर्मेशन देती है। उतने में हमें फिर से शीन और काई दिखते हैं। काई, क्या तुम्हें अभी तक सिह्यूक की लोकेशन नहीं मिल रही है? शीन की बात सुनकर काई बोलता है, शीन थोड़ा और वेट करो, तुम्हें पता ही है ना मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूं। उसकी बात सुनकर शीन को उस पर थोड़ा सा शक होने लगता है। काई, तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो ना? उसकी बात सुनकर काई उसे समझाने लगता है, शीन मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा, और वैसे भी हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं ना? या फिर तुम अभी भी सिह्यूक के वजह से मुझ पर भरोसा नहीं करते? उसकी बात सुनकर शीन भी शांत हो जाता है और काई से माफी मांगता है। उतने में हमें उन दोनों के पीछे कुछ लोग दिखते हैं जो उन्हें ही देख रहे हैं। वो दोनों क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें दिखता नहीं कि हम सब भी यहीं पर हैं? अगर तुम दोनों यहां पर ऐसे बच्चों के जैसे खेलने वाले हो तो मैं यहां से जा रहा हूं, मैं बस पैसों के लिए काम करता हूं, तो यहां पर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। इतना बोलकर वो बंदा वहां से जा ही रहा होता है कि उतने में शीन उसका हाथ पकड़ लेता है, तुम ऐसे ही यहां से नहीं जा सकते। उसकी बात सुनकर वो बंदा बोलता है, ओए बच्चे, मेरा हाथ छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगा। उसकी बात सुनकर शीन को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से वो उस बंद का हाथ दबाने लगता है। ये सब देखकर वो बंदा शीन पर अटैक करने के लिए अपनी नाइफ निकालता है, पर वो कुछ कर सके इससे पहले शीन बस एक ही पंच में उस बंद को नीचे गिरा देता है। ये सब देखकर बाकी सब शॉक हो जाते हैं, पर तभी शीन उस बंदे को फिर से उठाता है और दूर फेंक देता है। तुम सबको पता है मुझे सबसे ज्यादा नफरत धोखा देने वालों से है और मैं ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करता। इतना बोलकर शीन उस बंदे के पास जाने लगता है। उसे ऐसा करता देख कुछ लोग उनके वेपन निकालकर उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं, पर उतने में काई बोलता है, क्या तुम सच में शीन से फाइट करना चाहते हो? अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, और अगर तुम उस पर अटैक नहीं करते हो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो और तुम पर है, तुम क्या करना चाहते हो?
वही दूसरे साइड शीन उस बंदे के पास जाता है, जहां पर उसे देखते ही वो बंदा उस पर अटैक करता है। पर शीन उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है और उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है। शीन की मार खाने के बाद वो बंदा नीचे गिर जाता है, पर शीन तब भी नहीं रुकता। चलो देखते हैं तुम मेरे कितने पंच झेल सकते हो। नॉर्मली लोग 3 पंच में मर जाते हैं। इतना बोलकर शीन उस बंदे को मारने लगता है। वही दूसरे साइड का ही उन सबको देखकर बोलता है, मैंने सुना है तुम सब लोग बहुत ताकतवर हो, तो क्यों ना हम प्लान डिस्कस कर ले। इसके बाद सीन थोड़ा टाइम आगे शिफ्ट होता है, जहां पर बाकी सब लोग जा चुके हैं और काई सीओ लीन को कॉल करता है। उतने में लीन उसे पूछती है, तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो बोंग वोंग ली अभी से तुम्हारे पीछे पड़ गया है? तुम्हें पता भी है उसने डॉसन स्नेक गंगसम हान को खत्म भी कर दिया। लगता है तुमने जो अभी अभी किया था उसे ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है। तुमने जिस इंसान को मारा है वो ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोगों में से एक था, और इसी वजह से बोंगवॉन ली ने तुम सबके खिलाफ ऑर्डर इशू किया है। सीओ लीन की बात सुनकर काई शॉक हो जाता है। ठीक है लीन, मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद कॉल करता हूं। इतना बोलकर काई फोन कट कर देता है और रेड सूट के बारे में सोचने लगता है। मुझे नहीं पता था कि वो पर्सन उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट था, मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। ये सब सोचकर काई फिर से डेड फेस को कॉल करता है। सर सिचुएशन थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रेड सूट का फ्यूनरल दिखता है, जहां पर बॉस ली उसे फाइनल गुड बाय दे रहे हैं। पर उनका फेस देखकर कोई भी बता सकता है कि वो अभी भी रेड सूट के डेथ से बहुत ज्यादा गुस्सा है। पर उतने में वहां पर मैनेजर आता है। चेयरमैन, हमने सबको यहां पर बुला लिया है, पर सर हमें माफ करना, हम इससे ज्यादा लोग नहीं ला सके। उतने में बॉस ली बोलता है, तुम सबको पता ही होगा कि मैंने तुम्हें यहां पर क्यों बुलाया है, पर जैसा कि तुम सब जानते ही हो, हम अकेले नेवल्स फैमिली का कुछ नहीं उखाड़ सकते, और इसीलिए अगर तुम में से कोई ये नहीं करना चाहता तो वापस अपने घर जा सकता है। मेरा दोस्त गंगसम पहले ही उन हाउंड के हाथों मारा गया है, और अगर हम उनसे फाइट करते हैं तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा, पर मैं उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उतने में दूसरे साइड हमें डेड फेस और यून दिखते हैं। काई, तो बोंगवोंग के लोगों की क्या रिपोर्ट है? इस पर काई बोलता है, वो सब अभी तुम्हारे और ओरका के ही तरफ आ रहे हैं। लगता है उन्हें हमारे लोकेशन के बारे में पता चल गया है, और मुझे ब्लैक गोल्डन सोसाइटी से पता चला है कि सिह्युक भी कुछ कर रहा है, और उसकी एक्शन देखकर लगता है कि उसे हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता है। ऐसा लगता है उसे किसने पहले से हमारी इंफॉर्मेशन दे दी है। उसकी बात सुनकर डेड फेस सिचुएशन को समझ जाता है। काई, मुझे लगता है कि सिह्युक जरूर तुम्हारे ही पास आ रहा होगा, तो अभी के लिए कैसे फाइट में एंगेज होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तब हम सब फिर से रीग्रुप होते हैं, तब तक तुम कहीं पर छिपकर रहना। तभी हमें दूसरे साइड ओरका और उसका भाई दिखते हैं, जिनके सामने बॉस ली के बहुत सारे लोग हैं, और उतने में डेड फेस के भी सामने बहुत सारे बॉस ली लोग आ जाते हैं। उन सबको देखकर डेड फेस यून से बोलता है, ये तुम्हारी वार्निंग है, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी व्हाइट सूट बोलता है, तुम सब देख क्या रहे हो, इन पर अटैक करो। इतना बोलते ही व्हाइट सूट खुद डेड फेस पर अटैक करता है, और उसका अटैक वो जैसे तैसे डोज कर पाता है। उतने में व्हाइट सूट के पीछे ही बाकी सभी उन दोनों पर अटैक करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बाय बाय दोस्तों।